अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक नई खूबसूरत और बेहतरीन सुबह के साथ मैं हूं रोशना ज़मीर और मेरा साथ दे रही हैं हाफिज़ नजम साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं, क्योंकि जब हम लोग घर से निकले उस वक्त बारिश नहीं थी, लेकिन रास्ते में बारिश मिली और फिर वो बारिश का सिलसिला तेज़ ही होता गया। और आजकल की बारिशों से हम लोग अगर सूरत हाल देखें तो वैसे भी सावन जा रहे हैं और भादों का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो ये दोनों मौसम ही बारिश के होते हैं, लेकिन ह्यूमिडिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। और कल अगर इस्लामाबाद की पहाड़ियों से इस्लामाबाद का मंजर देखने को मिला तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी फैक्टर की वजह से हेज़ थी, और यही सूरत हाल मुल्क भर में जारी है। लेकिन हाँ, हिली इलाकों की अगर हम लोग बात करें तो माउंटेनी एरियाज़ पे अभी भी बहुत सारा बारिश होने के बाद मौसम खुशगवार होना शुरू हो गया है। हवा का सिलसिला चल रहा है। वहाँ पर अगर आप लोग विज़िट करना चाहते हैं तो जाएं, विज़िट करें, क्योंकि यही मौसम है। इसके बाद फिर सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग भी इवन शहरों की तरफ मूव करेंगे। और अगर हम लोग शहरों की बात करें तो बहुत सारे इलाकों में गर्म और मरतूब है मौसम, लेकिन उसके साथ साथ कहीं पर तेज़ और कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल, और मौसम जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो तब्दील हुआ है, लेकिन ऑफ कोर्स मौसम तब्दील हो रहा है तो आप उसको एंजॉय करें, क्योंकि एंजॉयमेंट के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ेंगे आज की मज़ीद खबरों की तरफ, और जो बर्थडेज़ हैं उसको अनाउंस करेंगे। आज हमारे पास है जी 17 अगस्त और 17 अगस्त पे दो लोगों की बर्थडे। एक है मैम फौजिया जो कि हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं, और दूसरी जो है वो शाहमीर शाह। इन दोनों को जो है वो शाहमीर शहीदी तो इन दोनों को जो है हैप्पी बर्थडे, और सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ढेरों सारी मुबारकें, और उम्मीद करते हैं कि आपके आगे वाले दिन जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन गुजरे। ख़वातीन और हज़रात, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ओहदा संभालते साथ ही काम करना शुरू कर दिया, और सबसे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ब्लिंकन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ओहदा संभालने पर फ़ोन करके मुबारकबाद दी है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपने आइनी आज़ादी इजहार के हुकूक के मुताबिक नए फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जानिब रवाना है। हम इक़्तिसादी खुशहाली के लिए अपने मुश्तरका आज़म को आगे बढ़ाते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन ने ट्वीट भी किया और उन्होंने मुबारकबाद दी न्यू प्राइम मिनिस्टर इंटरिम सेटअप के अनवारुल हक काकड़ को। और इसके साथ साथ जब हम जिक्र कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ का, सो एक्टिविटीज़ ज़ोर शोर से जारी हैं और बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, और इसीलिए बलोचिस्तान के अमायदीन अनवारुल हक काकड़ साहब से मिलने के लिए कान मेहतरजई के अमायदीन की वफ़द की मुलाकात हुई है, और वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद भी दी और रवायती पगड़ी भी पहनाई गई, और वो भी आप लोग मनाजिर देखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की वफ़द को इलाके के लिए ग्रिड स्टेशन के क़याम, बलोचिस्तान के तमाम दरीना मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी भी करवाई गई। बिल्कुल, इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि सऊदी अरब की तरफ से भी दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने का ऐलान किया गया, और इस हवाले से जो है सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की जो है वो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ, और खुसूसी सहूलत कौंसल जो है वो सऊदी अरब की इस समेत दीगर ममालिक से सरमायाकारी तेज़ करने की बुनियाद भी रखी गई है। और इसके साथ साथ सऊदी सफ़ीर की वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद भी पेश की गई है। डेफिनेटली, और नई ख्वाहिशात का इज़हार किया गया। पाकिस्तान सऊदी अभी आगे अपने रिलेशंस को बढ़ाएगा मौशी तरक्की के लिए, और भी दीगर इस्तेहकाम लाने के लिए पाकिस्तान में ये सिलसिला जारी सारी रहेगा। ख़वातीन और हज़रात, ये तो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ थी जो चल रही हैं और हम लोग डेली डिस्कस करते हैं और इसके बारे में आपको अपडेट करते रहते हैं। लेकिन बात करेंगे कुछ खेलों की दुनिया की, क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी प्यारी प्यारी कुछ खबरें हमारे सामने आ रही हैं, और उसमें सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे फास्ट बॉलर का जिन्होंने दुनिया में अपना लोहा मंचवाया, और फिर उसके साथ साथ खास तौर पर इंडिया को जिस तरीके से उन्होंने चैलेंज दिया। और फिर हम लोग देखें तो इस वक्त वो निगरान सेटअप पंजाब में वज़ीर खेल भी हैं, और वहाँ पर भी अपना ओहदा संभाले हुए हैं। जी बिल्कुल, आपने पहचान लिया होगा कौमी क्रिकेटर फास्ट बॉलर हमारे वहाब रियाज, और वहाब रियाज की हमारे पास एक अदद पैकेज इस हवाले से मौजूद है हमारे पास कि उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो जीशान कयूम की रिपोर्ट देखते हैं। Oh, bowled in. It's fast and it's swinging in, and it's knocked back Yovraj's middle stump. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए 38 साला वहाब रियाज ने कहा कि 2023 के वर्ल्ड कप को फोकस किया हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, टीम में अब मेरी जगह नहीं बनती। इस मौके पर वहाब रियाज रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए फरते जज्बात से आबदीदा हो गए। अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपनी फैमिली का शुक्रगुजार हूँ, अपने वालिद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, और मेरी माँ, बहनें और मेरी बीवी, मेरे दोस्त,
जो हर कदम पे मेरे साथ रहे। फास्ट बॉलर ने कहा कि वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते रहेंगे। वहाब रियाज ने अपने बैनुल-अक़वामी करियर का आगाज फरवरी 2008 में जिम्बाब्वे के खिलाफ शेखुपुरा में वनडे मैच खेलकर किया। उन्होंने 27 टेस्ट, 91 वनडे इंटरनेशनल्स और 36 T20 इंटरनेशनल्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वहाब रियाज ने टेस्ट क्रिकेट में 83 विकेटें हासिल की। एक मैच में 7 विकेटें उनकी बेहतरीन बॉलिंग रही। वनडे इंटरनेशनल्स में उन्होंने 120 और T20 इंटरनेशनल्स में 34 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। वहाब रियाज ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 में भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में तारीखी स्पेल कराकर शोहरत हासिल की। Loud shout here, the finger has gone up. 2015 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वहाब रियाज ने जो स्पेल कराया वो क्रिकेट की तारीख के खतरनाक तरीन स्पेल्स में से एक करार दिया गया। Oh, that's a beauty. It's great to see. ज़िशान कयूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बेहतरीन खिदमात हैं वहाब रियाज के क्रिकेट की दुनिया के लिए और खासतौर पर पाकिस्तान के लिए। और क्रिकेट की दुनिया के हवाले से ही हमारे पास एक और खबर भी है और वो भी आपके साथ शामिल करते रहें कि पाकिस्तानी निजाद एक ताजिर हैं, उन्होंने एक फ्रेंचाइज जो है वो ख़रीद ली। और फ्रेंचाइज किस चीज़ की है? जो क्रिकेट की फ्रेंचाइज है जो कि USA में है और वो पहले पाकिस्तानी बन गए जिन्होंने US में यानी अमेरिका में कोई क्रिकेट की फ्रेंचाइज खरीदी। इस हवाले से आपको मजीद बताते चलें कि US मास्टर्स T10 लीग की जो फ्रेंचाइज है वो उन्होंने हासिल कर ली है और कामरान अवान जो है वो मोहम्मद कामरान अवान इनका नाम है। और इनके हवाले से मज़ीद आपके साथ भी जो है वो डिटेल शेयर करें कि क्रिकेट से बेइंतहा मोहब्बत करने की वजह से कामरान अवान ने ये खेल को फ़रोग़ करने के लिए अमेरिका में शायकीन तक मुतारिफ़ कराने के लिए पुरअज़म भी हैं और चाहते हैं कि इसी तरीके से खेलों का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता रहे। और क्रिकेट ऑफ कोर्स पाकिस्तानी जो है उनसे ख़ास लगाव रखते हैं, तो उन्होंने ये फ्रेंचाइज ख़रीदने का अहद की। सो पहले सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मैचेस होते थे, फिर वनडे सीरीज आई और फिर उसके बाद T20 और अब T10 लीग्स का सिलसिला बहुत ज़्यादा चल रहा है। और उसी को हम लोग जब शुरू करेंगे तो न्यूयॉर्क वॉरियर्स ये इनकी टीम है जो इन्होंने ख़रीदी है। ये पाकिस्तानी निजात ताजिर हैं लेकिन अमेरिका से ही वाबस्ता हैं और अमेरिका में ही इन्होंने टीम खरीदी है। आगे बढ़ेंगे और एक और मस्बत खबर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे पाकिस्तान के ही एक और स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और वो स्पोर्ट्समैन जो पिछले दिनों काफ़ी खबरों में थे, लेकिन वो खबरों में थे अपनी शादी की वजह से। आजकल खबरों में वो हैं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप जीत ली है गोल्फ की। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के गोल्फर हमजा अमीन की, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन नेशनल ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीती है और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को जो है वो शिकस्त दी। और हमजा अमीन ने 3 अंडर पार के साथ ये अपना टाइटल अपने स्कोर किया। और अपने सोशल मीडिया पैगाम में उनका कहना था कि ये मेरा 11वां प्रोफेशनल ऑफिशियल टाइटल है और टाइटल मैं अपने वालिद के नाम करता हूँ जो मेरे साथ मौजूद थे और उन्होंने मेरी रहनुमाई की है। और बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता होगा कि हमजा अमीन कौन है, तो हमजा अमीन जो है वो पाकिस्तानी एक एक्ट्रेस हैं, उशना शाह, उनके हस्बैंड हैं। और बड़ा इनका जो है ना वो आजकल चर्चा चल रहा था पिछले दिनों इनकी शादी का। बिल्कुल, इनकी शादी की बहुत सारी तस्वीर भी वायरल हुई थी एंड ऑफ कोर्स ये आपने मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को एक एडेड इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दिए कि हमजा अमीन कौन है। इसके साथ साथ आपको एक अगली जो खबर बताऊं वो थोड़ी हैरानकुन भी और लोग थोड़े परेशान भी हो गए। एक जोड़ा जो है वो जा रहा था और ट्रैवल कर रहा था एयरपोर्ट पर, उनसे बहुत ही ज़्यादा कसीर तादाद की जो रकम है वो उनसे ली गई है। और वो किस वजह से ली गई है कि एक प्रिंट जो है वो उन्होंने करवाया और वो प्रिंट की कीमत आपको मैं बताती चलूँ 110 पाउंड तकरीबन जो है वो उनसे एक्स्ट्रा लिए गए। और ये जो जोड़ा था इनमें से एक जो मेंबर है वो रूथ, वो एक कम 80 साल के हैं और दूसरे जो है पीटर वो 80 वर्ष के हैं। और ये दोनों जो है बरतानवी नशरियाती इदारे को इन्होंने बताया कि भारी रकम इसलिए अदा करनी पड़ी क्योंकि उन्होंने गलती से जाने वाली टिकट की बजाय वापसी का टिकट जो है वो डाउनलोड कर लिया था और उसके बाद इनको जब वापसी जाने वाले टिकट को प्रिंट करवाना पड़ा तो उसके लिए उनको 110 पाउंड यानी तकरीबन पाकिस्तानी 40,000 रुपये की रकम जो है वो अदा करनी पड़ी। और जब उसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पे ये चीज़ वायरल की तो बहुत सारे और लोग जो हैं वो भी अपनी शिकायत लेके आ गए कि किस तरीके से एयरलाइंस जो है वो एक्स्ट्रा बहुत सारी जगहों पे चार्ज करती हैं। तो ये मसले मसाइल जो है ये वही वाली बात है जो हमने रेस्टोरेंट के हवाले से शेयर की थी कि सैंडविच हाफ कट करने पर उनको फाइन हो गया था। तो इसलिए प्रिंट अपने कंप्लीट करवा के जाएं। अक्सर हम लोग ये भी करते हैं कि किसी ऑफिस में जा रहे होते हैं और वहाँ पर जाके हम लोग बोलते हैं कि CV यहीं से प्रिंट करवा लेंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना। अब आपको बताते हैं मेटा की एक एप्लीकेशन व्हाट्सएप के बारे में। और व्हाट्सएप ने एक नया फीचर मुतारिफ करवाया है और फीचर जब भी आता है हम लोग आपसे डिस्कस करते हैं, उसके बाद आप लोगों के फ़ोन्स में आता है और आप लोग भी फिर उसको यूज़ करते हैं। सो नया फीचर अभी तक जो है वो मखसूस सार्फिन के लिए, लेकिन इसको आगे ओपन किया जाएगा। व्हाट्सएप के बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक ये ताज़ा तरीन व्हाट्सएप का नया फीचर जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ उन मखसूस सार्फिन के लिए होगा जिनके पास इनका स्पेशल वर्जन है
ऑब्वियसली फिर उसके बाद ये आम लोगों के लिए खोला जाएगा और नया स्क्रीन लॉक फीचर इसमें शामिल किया है ताकि सार्फिन की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जाए और हमलावरों को चैट से दूर रखने के लिए बनाया गया है। और डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि वाहिद मेरे ख्याल है इस वक्त व्हाट्सएप हमारे पास मौजूद है जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड कॉल्स का सिचुएशन है और उनकी सिक्योरिटी और उनकी प्राइवेसी जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर। बिल्कुल, और जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी की बात करें, नई नई इनोवेशंस की बात करें, तो अब एक नई किस्म का सिगरेट जो है वो इनोवेट हो चुका है और उसका नाम है ई सिगरेट। अब आप सोच रहे होंगे कि ई सिगरेट की क्या खसूसियात हैं और इसको मुतारिफ करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि इससे आपको पता चलता है कि आपकी असल उम्र जो है वो क्या है और आपकी डिटेल्स जो है इस सिगरेट से पता चलती हैं। तो ये सिगरेट जो है ई सिगरेट, ये उम्र की तस्दीक करने की सलाहियत का हामिल है और ई सिगरेट फ़रोख्त करने के लिए अमरीकी कानूनी इदारे से इजाज़त लेने का मुतालबा भी किया गया और इजाज़त इसलिए ली गई है क्योंकि जब आप इसको यूज़ करते हैं तो इसके लिए आपको एक फ़ोन में ऐप जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ती है और इसके साथ साथ या फिर आप रियल टाइम जो है वो सेल्फ़ी जो है वो लेंगे और उसके साथ जो है वो आपको बाकी डेटाबेस और बाकी डिटेल्स जो हैं वो मिलेंगी। तो इसके साथ साथ ई सिगरेट से अब ये भी कंपनी ने बोला है कि जो आतिशी सिगरेट है यानी जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं उससे ई सिगरेट की तरफ जो है वो नौजवान लोगों को मुंतकिल करना ताकि इसका थोड़ा नुकसान जो है वो कम किया जा सके। और हम इसी के ऊपर जो है वो पहले भी बात करते रहते हैं कि लेकिन इससे फिर भी इज्तनाब करने की ज़रूरत है, जितना हो सके आप लोग इससे इज्तनाब करें। आगे हम लोग बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं अमेरिका में चोरों की गिरफ्तारी के हवाले से। और अमेरिका में नित नए तरीके इस्तेमाल होते हैं चोरी करने के लिए भी और फिर उससे भी मुनफरिद तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं उनको पकड़ने के लिए। तो ये तरीक़ाकार जो है ये मुनफरिद है लेकिन इसके ऊपर पहले से काम होना चाहिए था। वो ये हुआ कि चोर ने एक चोरी की, फिर उसके बाद वो भागते भागते एक गटर में छुप गया। अब उसको ढूंढने के लिए उन्होंने बहुत सारी तगदो की लेकिन एट दी एंड उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया और फिर ड्रोन की मदद से उन्हें नजर आया कि चोर कहाँ पर है और उन्होंने ये आप लोग मनासिर देख सकते हैं जाके जिस तरीके से पकड़ा है। और हमारे पाकिस्तान में भी FIA डिपार्टमेंट जो है हमारा वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है विच इज़ वेरी गुड कि टेक्नोलॉजी आ रही है। टेक्नोलॉजी का मस्बत इस्तेमाल ऐसी होना चाहिए कि हसल बसल मजीद कम हो, आपकी एफर्ट कम हो और वो हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो। और बिल्कुल अगर आप यूजुअली देखें तो ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो स्पेशल इवेंट्स के ऊपर होता है, जो आपके कोई शादी वगैरह के इवेंट्स होते हैं, बर्थडे के इवेंट्स कवर होते हैं, तो इससे ये भी एक अच्छी चीज़ है ऑफ कोर्स, लेकिन बेहतर है कि आप इसको पॉजिटिव तरीके से और मस्बत चीज़ों के लिए जो है इस्तेमाल करें। अब आपको बताती चलूँ कि आपको पता है कि यूजुअली हम एक जुमला बड़े आराम से इस्तेमाल करते हैं कि जब आपका कोई शौक हो तो उसके लिए उम्र नहीं देखी जाती। तो इसी तरीके का एक शौक जो है वो एक एथलीट जो है वो जापानी एथलीट है, उनका भी था और उनका क्या शौक था जी कि 88 ईयर्स की उम्र में जो है वो उन्होंने स्कीइंग का एक मुकाबला जो है वो जीता और उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। पिछले साल इनका जो रिकॉर्ड था वो इन्होंने जापान मास्टर्स चैंपियनशिप में लिया था और उसके बाद जो है अब इन्होंने क्रॉस कंट्री स्कीइंग 2023 मास्टर्स वर्ल्ड कप में हिस्सा लेकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ये जो खातून है ये मोहम्मद तरीन क्रॉस कंट्री स्कीइंग करने वाली खातून जो है वो बन चुकी है और उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। तो ऑफ कोर्स ये देखें कि खातून है और इतने बड़े बड़े कारनामे जो है वो सर अंजाम दे रही हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जो है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड ने एक इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है और इनसे जितना सीखा जाए वो कम है। अब हम लोग जिक्र करते हैं कि पुरानी नायाब चीज़ों के हवाले से और फिर वो पुरानी नायाब चीज़ें जब किसी स्टार एक्टर के साथ मशहूर हो जाएं और फिर एक फ़िल्म के अंदर आ जाएं और वो फिल्म भी हिट हो जाए तो उसकी कीमत डबल ट्रिपल और फिर आगे चलती जाती है। ये एक विंड मिल है जो 1967 में एक फ़िल्म आई थी चिटी चिटी बैंग बैंग और उसके अंदर कैराटेक स्पॉट्स के घर पर ये इस्तेमाल की गई थी और ये फ़रोख्त के लिए पेश की गई है। इस तारीख़ी विंड मिल की कीमत सिर्फ और सिर्फ $9 मिलियन रखी गई है। 9 मिलियन जी। साबका स्मोक मिल 1816 के आसपास ये तामीर की गई थी और फिर उसके बैरूनी हिस्से को फिल्म के प्रोड्यूसर ने कॉस्मेटिक तौर पर इस्तेमाल किया था और ये विंड मिल आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक अपनी कितनी ही शानदार और खूबसूरत रेनोवेशन की हुई हालत में है। बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत नज़ारे के साथ जो है वो रखी गई है, लेकिन ऑफ कोर्स 9 मिलियन की अमाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इसके लिए, लेकिन ऑफ कोर्स जो लोग लेना चाहते हैं वो मेरे ख्याल से ले ही लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताती चलूँ कि वेस्ट इंडीज़ का एक जजीरा है जिसपे ऐसी मछलियाँ पाई जाती हैं जो कि उड़ती भी हैं और तैरती भी हैं और बिल्कुल चलती भी हैं। तो ये बड़ी एक मुनफरिद सी चीज़ थी और मेरे लिए भी ये बड़ी और ये जगह जगह पर पाई जाती है और खूबसूरती जो है वो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट तरीके से मिल ही जाती है। एग्जैक्टली। सो ये थी सी लाइफ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ टेक्नोलॉजी लाइफ के बारे में। चाइना में टेक्नोलॉजी बूम पकड़ती जा रही है और वैसे भी दुनिया में इस वक्त सुपर पावर्स जो बनने की एक जंग है उसमें टेक्नोलॉजी की ही अब बात होती है। तो चीनी कंपनी ने एक ऐसा रोबोट मुतारिफ करवाया जिसको टेलीस्कोपिक रोबोट के ज़रिए काम लिया जाएगा और उसका काम होगा कि वो 1 घंटे के अंदर 1000
ईंटें लगाने की सलाहियत रखता है, यानी कि ये बहुत सारे मज़दूरों पर भारी है। और इस वक्त टेक्नोलॉजी से तामीराती वक्त में नुमाया कमी आएगी, और फिर उसके साथ साथ इस टेक्नोलॉजी को जदीद तर्ज पर अगर कसीरों मंजिला इमारतों में इस्तेमाल किया जाए, और जिस तरीके से हम लोग 3D प्रिंटर का जिक्र करते हैं, तो एक साइड पे आपका 3D प्रिंटर काम कर रहा है और दूसरी साइड पे ऐसे मजदूर हों आपके पास टेलीस्कोपिक रोबोट की शक्ल में, सो वो घर मेरा ख्याल है कि वो दिनों के बजाय जो है ना मिनटों में तैयार होने लग जाएंगे। तो देखिए टेक्नोलॉजी का कितना फायदा हमें मिलता है जा रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ कैसे जल्दी जल्दी चीजें बनती जा रही। मतलब ये आप लोग बिल्डिंग बनने का कॉन्सेप्ट देखें, बिल्डिंग्स हमारे यहाँ पर यूं बनाई जाती हैं वर्टिकली, एक फ्लोर दूसरा तीसरा, वहां पर फ्लोर बन रहे हैं और उसको अपलिफ्ट किया जा रहा है और ऊपर से जाके वो अटैच हो। अच्छा, मुझे ना थोड़ी ये मूवीज वाली चीज रिकॉल हो गई। अक्सर लोग दिखाते हैं कि मूवीज में किस तरीके से जल्दी जल्दी जो है वो सेकंड्स के अंदर चीजें बनना शुरू हो जाती हैं, तो उसी तरीके से ये भी जो है वो एक अच्छी टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। अब इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि यूजुअली ख़वातीन जो है वो सफाई पसंद जो है वो कंसिडर की जाती हैं और बड़ी कॉन्शियस होती है अपनी। नहीं, ख़वातीन के साथ ये चीज़ ज़रा ज़्यादा एसोसिएट होती है कि वो देखें उनको घर की सफाई करने का भी बड़ा शौक होता है, अपनी सफाई के लिए जो है वो भी बड़ी ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। लेकिन अब आपको मैं एक अमरीकी खातून के बारे में बताने वाली हूँ, और उन्होंने बड़ा ही मुनफरिद रिकॉर्ड बनाया। और मुनफरिद रिकॉर्ड क्या है? इनकी सबसे लंबी दाढ़ी रखने का रिकॉर्ड। और ये जो है वो तकरीबन दिन में 3 बार शेव किया करती थी, लेकिन कुछ अरसे बाद वो इस सबसे तंग आ गई और उन्होंने कहा कि बस इसको ऐसे ही रहने दिया जाए। तो ये जो खातून है ये तकरीबन जो है वो 38 बरस की हैं और उन्होंने 11.8 इंच यानी 30 सेंटीमीटर लंबी दाढ़ी रखकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम कर लिया। और इसके साथ साथ इनको बताया भी गया कि किस लिए जो है वो इनकी दाढ़ी इतनी जल्दी जल्दी बढ़ती जा रही है। तो इनको कोई मर्ज़ लाहिक है और उसकी वजह से जो है वो इनका ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो इनका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो इनको लाहिक है और उसकी वजह से जो है वो इतनी जल्दी जल्दी इनकी दाढ़ी बढ़ती जा रही है। और उसके बाद कुछ अर्से बाद ऑफ कोर्स इंसान जो है वो तंग आ जाता है कि कितना जो है वो आप इस चीज़ की केयर कर लोगे। और दिन में 3 बार शेव करना इज अ हेक्टिक थिंग। हाँ, लेकिन बस उनका सिलसिला है और वो कर रही हैं और उनको निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो वही जानती हैं। उन्होंने छोड़ दिया, देखिए उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया, वो नहीं करना चाहते। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है कि बहुत सारी लेजर ट्रीटमेंट पता नहीं क्या क्या हो जाता है। उन्होंने तमाम कोशिशें की इनकी वैक्सिंग लेजर ट्रीटमेंट सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद एग्जैक्टली उसके बावजूद अल्लाह की तरफ से है ऐसा, उसमें कुछ नहीं अमल दखल किया जा सकता। माहिरीन आसार कदीमा के हवाले से हम आपको एक रिपोर्ट जो है एक और शेयर करते हैं और आपके साथ एक और रिसर्च हम लोग सामने रखते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग बताते रहते हैं कि मिस्र में भी नवादरात का सिलसिला जारी है, लेकिन ये बड़ी ही मुनफरिद मेरे सामने एक चीज़ आई है। और मुनफरिद ये चीज़ है कि 17वीं सदी में एक बच्चे को गैर मामूली तौर पर दफन किया गया था और उसकी बाक़ियात निकाली गई हैं और उसके पाँव को ताला लगाकर उसे दफन किया गया था ताकि वो बाहर ना आ जाए। और साइंसदानों का कहना है कि करूने वस्ता के लोगों को ये खदशा था कि ये बच्चा वैम्पायर के रूप में दोबारा जिंदा हो सकता है। और अजीब अजीब से उस वक्त कॉन्सेप्ट हुआ करते थे, हमने आप लोगों को बताया, लेकिन वो बच्चा तो जिंदा नहीं हुआ, उस बच्चे की जान निकल गई और अब उसकी बाक़ियात को निकालने का सिलसिला शुरू किया गया था। और ये कब्रों की खोज की और खुदाई के दौरान ये तदफीन का ये मुनफरिद अंदाज दरियाफ्त हुआ है। और उन्होंने गुज़िश्ता साल करूने वस्ता दौर की एक नौजवान खातून की अजीब व गरीब तदफीन भी दरियाफ्त की है, जिसके जिस्म को कब्र से ना निकलने देने के लिए हिफाजत के दोहरे इंतजाम किए गए थे और इस मकसद के लिए उसके बाएं पांव के अंगूठे पर एक तकूनी शक्ल का ताला लगाया गया था और जिसे एक दरांती को लाश के गर्दन के इर्द गिर्द जो है वो फहराया गया था ताकि उसको मुकम्मल तौर पर लॉक किया जा सके और अगर ये जिंदा भी है तो उसके बावजूद ये ज़मीन से बाहर ना आ सके। हाँ, तो वो ये लोगों के खदशात थे और उस टाइम पे भी ये समझते थे कि वैम्पायर्स और इन चीज़ों पे बिलीव करते थे। और इसलिए आपको पता है एक एडिशनल चीज़ बीच में ये थी कि बच्चे का जो फेस था वो ज़मीन की तरफ रखा गया था, नीचे की तरफ, ताकि इनको नज़र ना आए। और ये डर और खौफ था जिसकी वजह से इन्होंने ये किया, लेकिन ऑफ कोर्स बड़ी ही कोई ज़्यादती वाली चीज़ थी। इंसानी दिमाग क्या क्या सोचता है और क्या क्या करता है, लेकिन जहाँ पर इंसानी दिमाग ये सब करता है वहाँ पर इंसानी दिमाग बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी करता है। और इसी तरीके की एक मिसाल हमारे सामने आई है और ये ओहायो की पुलिस की है। और 2 पुलिस अफसरान जो है वो एक टाइम पे एक प्यारे से क्यूट से रैकून को जो है वो बचा रहे थे और उसके सर पे जो है वो एक जार फंस गया था और उसको निकालते निकालते उन्होंने उसको रेस्क्यू किया और उसके बाद उसको जाने दिया। और वो ऑफ कोर्स जो है वो जार फंसने की वजह से डर गया था और उसकी हालत देखकर पुलिस अफसरान जब उसके करीब आए तो उसको हेल्प आउट किया और उसके बाद जैसे ही वो उसके सर से जो है वो जार उतरा तो वो जल्दी जल्दी भाग के और चला गया। और ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। एंड ऑफ कोर्स हम भी इस चीज़ को मल्टीपल टाइम्स जो है वो डिस्कस करते रहते हैं कि आपके इर्द गिर्द जितने भी जानवर हैं, जितने भी जिंदा चीज़ें जितनी भी हैं, उनका आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्पेशली जानवर जो होते हैं वो बोल नहीं सकते, आपको बता नहीं सकते, लेकिन अगर आप देखते हैं कि इस तरह के किसी भी मसले में वो फंसे हुए हैं या इस तरह का कोई भी इशू जो है तो इस तरह की हेल्प भी किया करना डेफिनेटली। और फुटबॉल की दुनिया से, फुटबॉल के लोगों के एक बड़ी शानदार खबर आप लोगों के सामने आ रही है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रेम बेंज़मा और उनके साथ साथ रियाज महरेज के बाद अब नेमार जूनियर जो हैं, ब्राज़ील स्टार फुटबॉलर जो हैं, उन्होंने भी एक फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मन को छोड़कर सऊदी क्लब
अल हिलाल को ज्वाइन कर लिया है और 31 साल नेमार हैं जिन्होंने 98.5 मिलियन डॉलर्स के एवज अल हिलाल से 2 साल का मुआहदा किया। और नेमार जूनियर ने 2017 में बार्सिलोना क्लब छोड़कर 200 मिलियन पाउंड की वर्ल्ड रिकॉर्ड फीस के एवज PSG क्लब ज्वाइन किया था और अब नेमार जूनियर को सालाना 150 मिलियन यूरोस मिलेंगे, जो उनको पुराने क्लब PSG से मिलने वाली रकम के 6 गुना ज़्यादा। और बिल्कुल मेरा दिमाग जो है ना इस वक्त 98.5 मिलियन पे अटका हुआ है कि ये प्लेयर्स कितनी रकम जो है वसूल करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो एक वर्थ बना लेते हैं, उसके लिए वो मेहनत भी करते हैं। और अब आपको बताती चलो नजम कि आपको पता है कुछ अर्सा पहले जो है वो मैं ये सोच रही थी, जब मैं ओ लेवल्स कर रही थी तो मैं सोचती थी कि हमारी मैथ्स की किताब कौन बनाता है, कौन लिखता है इसको, क्योंकि बड़े ही मुश्किल सवालात होते थे और बड़े घुमा फिरा के सवालात लिखे होते थे, तो मैं बड़ी टेंशन का भी शिकार होती थी क्योंकि इतनी मोटी मोटी 4 किताबें होती थी वो, और बड़ा गुस्सा भी आता था एट टाइम्स कि यार ये बनाने वाला कौन है, मुझे एक बार मिल जाए। और ऑफ कोर्स वो इंसान जो है वो अब हमें मिल चुके और वो पाकिस्तानी ही हैं, तो उनसे हम जो है वो फर्दर डिस्कशन भी करेंगे और पूछेंगे कि आपने किस तरीके से इतने मुश्किल सवालात जो है वो बच्चों के लिए रखे ताकि वो एट टाइम्स उसको हल ही ना कर सके और एट टाइम्स वो चुटकियों में उसको हल भी कर लेते हैं। तो इससे पहले शामिल करेंगे ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें। आप सर्च करें, ढूंढें कि आपके अंदर क्या टैलेंट है और आप क्या कर सकते हैं और आप क्या करना चाहते हैं। हमारे शो का फॉर्मेट है काउंटडाउन होता है जिसमें हम लोग 10 सॉन्ग्स प्ले करते और हम ब्रेक से पहले जिस तरह से बात कर रहे थे कि मैथमेटिक्स की जो बुक्स थी और ओ लेवल्स की और कैम्ब्रिज की जो बुक्स थी वो बड़ी ही मुश्किल तरीन थी, और उस हवाले से मुझे पता चल गया आज कि कौन जो है वो किताबें बनाते रहे हैं और कौन जो है वो किसका इसमें बहुत सारा अहम किरदार जो है वो सामने नज़र आ रहा है। तो उनसे आज हम बात करेंगे और आपको बताती चलूँ कि एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है और तालीम के शोबे में इनकी खिदमात का एतराफ़ जो है वो पूरी दुनिया कर रही है। तो आपको बताते चलें कि 2019 में मारूफ तरीन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डेडिकेटेड तरीन टीचर का अवार्ड जो है वो इनको मिला था और इनका जो है वो खिदमात जो है वो कैम्ब्रिज के साथ साथ पूरी दुनिया में जो है वो मानी जा रही हैं। वाह, वंडरफुल। और ये आप लोग देख सकते हैं कि इनके नाम से मंसूब एक रोड भी है और आप लोगों ने उनका नाम पढ़ लिया होगा। हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे जनाब अहमद साया साहब, जिनकी खिदमात पूरी दुनिया में चल रही हैं इस वक्त एज ए एजुकेशनिस्ट, और उसके साथ साथ ख़ास तौर पर मैथमेटिक्स में जिस तरीके से वो रिवॉल्व कर रहे हैं ये सारे सिस्टम को, और मैथमेटिक्स की वो कैम्ब्रिज की बुक्स और फिर वो जिस तरीके से हमारे निसाब का हिस्सा बनती हैं, तो उनसे जानते हैं कि ये प्रोसेस चलता कैसे है, ये दुनिया में होता किस तरह है। हमारे साथ मौजूद हैं जी अहमद साया साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सर ये बताइएगा कि ये सिलसिला जो है मैथमेटिक्स का, एक इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में काइंडली बताइएगा और फिर हम आगे उसी से रिलेट करके क्वेश्चंस करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखें, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने मुझे बोला था कि आप जो है वो एक सिलेबस जो अब 2025 में डिज़ाइन हो रहा है और जो चेंज हुआ है उसके लिए किताब लिखें, को ऑथर बन जाएं उस बुक के। और ऑब्वियसली फिर उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में मैंने क्वेश्चंस, टॉपिक्स और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो बुक का हिस्सा होती हैं वो लिखी। एंड दिस इज़ द ओनली बुक जो इन लाइन विद द सिलेबस है। इसके अलावा जो पुरानी किताबें अवेलेबल थी उनके साथ प्रॉब्लम ये होता था कि या तो वो उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते थे जो सिलेबस स्कोप में नहीं थे, या कुछ ऐसे टॉपिक्स होते थे जो सिलेबस में थे तो सही लेकिन उस किताब में मौजूद नहीं होते थे।
तो बहुत ज़रूरत थी एक ऐसी किताब की जो कम्प्लीटली इन लाइन विद द सिलेबस हो, जिसमें वो सारे टॉपिक्स हों जो सिलेबस में होते हैं और कोई एक्स्ट्रा टॉपिक्स ना हों जो सिलेबस में नहीं होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दिलवाई एंड मुझे मौका मिला कि मैं अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकूं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकूं। अहमद, ये भी बताइएगा कि इसके अलावा आप कितनी बुक्स के ऊपर जो है वो काम कर चुके हैं, क्योंकि ये तो सिलेबस से रिलेटेड बुक थी, लेकिन मैथमेटिक्स की मज़ीद कितनी बुक्स के ऊपर आप फ़िलहाल जो है वो काम कर रहे हैं या इससे पहले काम कर चुके हैं? देखें, ये जो ऑफिशियल किताब है ये तो पहली किताब है और पहली बार ही इस पे काम किया है। इससे पहले अनऑफिशियल बुक्स, मतलब जो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए तैयार करते हैं, ऐसी तो काफ़ी सारी किताबों पे काम किया है। बट वो सारी किताबें अनऑफिशियल होती हैं, यानी वो कोई किसी भी निसाब के लिए नहीं होती या किसी भी सिलेबस करिकुलम के लिए नहीं होती, वो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। बट दिस इज़ दी ऑफिशियल बुक जो एग्जैक्टली इन लाइन विद द सिलेबस है, और ये पहली बार ऐसा मैंने किया है। ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये जो कैम्ब्रिज का सिस्टम है ये पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि जो हमारे पास विजुअल्स आ रहे हैं उन पे लिखा हुआ है कि दिस इज़ फॉर ओ लेवल्स, तो काइंडली ज़रा ये क्लियर कीजिएगा कि ये सिस्टम पाकिस्तान में भी पढ़ाया जा रहा है हमारे नॉर्मल मैट्रिक के स्टूडेंट्स और ऑनवर्ड्स जो तालीमी पाकिस्तान में मौजूद है सिलसिला? अच्छा, पाकिस्तान में जो है वो डिफरेंट बोर्ड्स फॉलो होते हैं। उसमें से एक बोर्ड जो फॉलो किया जाता है वो कैम्ब्रिज ओ लेवल बोर्ड फॉलो किया जाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ओ लेवल स्कूल्स हैं जो ओ लेवल का ही करिकुलम फॉलो करते हैं, कैम्ब्रिज ओ लेवल्स का, और हर स्कूल में ये किताब इवेंचुअली पढ़ाई जाएगी। इवेंचुअली जहाँ जहाँ दुनिया भर में ओ लेवल्स ऑफ़र किया जाता है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कैम्ब्रिज ओ लेवल्स ऑफ़र हो रहा है, वहाँ दिस इज़ दी प्रिस्क्राइब्ड एंड द इंडोर्स्ड बुक बाय कैम्ब्रिज, यानी ऑफिशियली हर वो शख्स जो ओ लेवल मैथ का पेपर देगा अब वो यही किताब इस्तेमाल करेगा। ठीक है अहमद साहब, यूजुअली हम जब देखते हैं तो बुक्स में डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं और उनको जो है वो उन तरीके से जो है वो कवर किया जाता है, लेकिन अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो ये थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है, क्योंकि हर क्वेश्चन जो है वो पिछले से डिफरेंट भी होता है, उसमें फिगर्स भी डिफरेंट होते हैं, हर चीज़ मुख्तलिफ होती है। इसको बनाने का तरीका थोड़ा बताइएगा कि इसको किस तरीके से तहरीर किया जाता है? अच्छा, मैथ के साथ जो एक प्रॉब्लम अटैच्ड है ना, वो एक तो बच्चों को पहले से प्री कंसीव नोशन होता है कि मैथ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, उसके सवाल मुश्किल होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता अगर बच्चे के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों। तो इस बुक को बनाते वक्त इस बात को मद्देनज़र रखा गया है कि बच्चों को जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कि वो बच्चे, एक सवाल बच्चों का नॉर्मली होता है कि ये हमारी डेली लाइफ में कैसे काम आएगा। तो इस बुक को लिखते वक्त इस बात को इंश्योर किया गया है कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हों, यूज़ ऑफ मैथ इन डेली लाइफ, एप्लीकेशन, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाए, और किस तरीके से मैथ हमारे हर जगह इर्द गिर्द मौजूद है उसको समझाया जाए। प्लस इस बुक के अंदर हमने इस तरह इसको डिज़ाइन किया है कि ना सिर्फ कोर्स कम्प्लीटली कवर हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हों ताकि बच्चे प्रैक्टिस करें, अच्छा एग्ज़ाम दे सकें, उसके साथ साथ वो सेल्फ स्टडी भी कर सकें। उस कॉन्सेप्ट की डेरिवेशन, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, उस कॉन्सेप्ट को मज़ीद कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उस कॉन्सेप्ट की हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से डेवलप हुआ, ताकि बच्चा सेल्फ स्टडी भी कर सके और टीचर की सुपरविजन में भी बहुत अच्छे से उस किताब को इस्तेमाल कर सके। इसको मद्देनज़र रखा गया है। यूजुअली प्रॉब्लम ये होता है कि मैथ की किताबों में सवालात तो होते हैं, लेकिन उस सवालात की एप्लीकेशन या तो नहीं होती, या सवालात होते हैं लेकिन उसकी जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता। तो हमने इंश्योर किया है कि यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट किया जाए, और बच्चा जब वो इस किताब को, चाहे वो सेल्फ स्टडी करे या अंडर गाइडेंस ऑफ टीचर पढ़े, तो उसको काम करने में, सवालात करने में मज़ा आए। और जो मैथ का एक डर, प्री कंसीव नोशन है कि मैथ पसंद नहीं है या मैथ के सवालात बहुत मुश्किल होते हैं, उसको वो डर ओवरकम हो। ठीक है, सवालात मुश्किल बिल्कुल होते हैं, लेकिन उसको हमने दर्जा ब दर्जा रखा है। मतलब इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, बच्चा जब फेमिलियर हो जाए उस टॉपिक से तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, फिर और फेमिलियर हो जाए तो मज़ीद डिफिकल्ट क्वेश्चन, उससे वो एक सिंक्रोनाइजेशन में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है। वंडरफुल सर। अहमद साहब, ये बताइएगा कि ये जो बुक लिखी जाती है और फिर उसके बाद ऑब्वियसली कैम्ब्रिज बोर्ड का एक प्रॉपर सिस्टम होता होगा, पैनल होगा जो इसकी एक्सेप्टेंस होती होगी, इसको रिजेक्शन का प्रोसेस जाता होगा, तो वो किस तरह का सिलसिला चल रहा था? क्या आप कैम्ब्रिज बोर्ड के दीगर मेंबर्स जो थे उनके साथ मिलकर ये काम कर रहे थे, या होली आप बिल्कुल अकेले इसके ऊपर काम कर रहे थे?
देखें, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने मुझे ये खुद लिखने के लिए कहा था अलॉन्ग विद द लीड ऑथर। तो डीन चाल्मर साहब जो हैं वो लीड ऑथर थे इस बुक के, एंड मैं उनके साथ काम कर रहा था। एंड हम लोग की ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन होती थी, जिसमें हम लोग आइडियाज़ शेयर करते थे, चीज़ों को वेट करते थे। हम मेक श्योर करते थे कि जो क्वेश्चन बनाया जा रहा है वो अप टू द मार्क है, अप टू द स्टैंडर्ड है। जो उस टॉपिक की पूरी हिस्ट्री या थियोरी लिखी जा रही है या उसका जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है वो अप टू द स्टैंडर्ड है, करेक्ट है। तो यस, टू एंड फ्रो बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती थी। हमारी रेगुलर कम्युनिकेशन होती थी, हम चीज़ें लिखते थे, उसको रिजेक्ट करते थे, फिर उसको मज़ीद इम्प्रोवाइज़ करते थे। तो ऑटोमेटिकली एक अच्छा लेंदी प्रोसेस था, बट इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल, क्योंकि मैं पहली बार कोई ऑफिशियल किताब लिख रहा था। एंड बहुत लिखने में मज़ा भी आया, सीखने को भी बहुत मिला, और हमने इस बात को मद्देनज़र रखा था कि किसी ना किसी तरह हमें स्टूडेंट्स को, इस किताब को स्टूडेंट्स के लिए बेहतर से बेहतर प्रोजेक्ट करना है। सही बात है। अच्छा अहमद साहब, ये बताइएगा कि ये जो लास्ट ओ लेवल की बुक थी कैम्ब्रिज की ही, उससे कितना डिफरेंस रखा गया और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको निकाला गया? देखिए, सिलेबस 2025 का रिवाइज हुआ है, तो जो 2025 में सिलेबस पढ़ाया जाएगा उसके हिसाब से ये किताब लिखी गई है। तो वो टॉपिक्स जो अब सिलेबस में नहीं है उनको रिमूव कर दिया गया है, जो नए एडिशंस टू द टॉपिक हैं उनको ऐड ऑन कर दिया गया है। देखें, यूजुअली जो किताब इस्तेमाल होती है वो वाली किताब है जो कैम्ब्रिज के पास, देखिए कैम्ब्रिज के अपने पैनल पे भी बहुत सारी किताबें हैं और बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो डायरेक्टली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने नहीं लिखी लेकिन दूसरे इदारों ने लिखी हैं और वो भी किताबें पढ़ाई जाती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया, उन सारी किताबों का प्रॉब्लम ये था कि दे वर नॉट डायरेक्टली अलाइन टू द सिलेबस। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो सिलेबस में नहीं है लेकिन उस किताब में थी, कुछ चीज़ें ऐसी उस किताब में नहीं थी जो सिलेबस में थी। तो इस किताब में हमने सबसे पहली चीज़ जो इंश्योर करी वो ये करी कि ये 100% अलाइन टू द सिलेबस हो, ताकि स्टूडेंट्स को वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाए। इसके अलावा नॉर्मली किताब एक यूज़ होती है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, तो हमने इस बुक को एक वन स्टॉप सोल्यूशन बना दिया है कि एक ही किताब के अंदर वो सारी तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो एक बच्चे को एग्जाम में अपेयर करने के लिए नीड है। प्लस हमने इस किताब को यूज़ करने के तरीके भी बताएं कि इसको 1 ईयर प्रोग्राम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जब बच्चा कंप्लीटली अपना ओ लेवल मैथ का सिलेबस रिवाइज करते हुए सारे अपने पुराने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर रहा है रिवाइज, ताकि उसको सारी पुरानी चीज़ें भी याद आ जाएं और उसको लेते हुए वो अपनी आगे की चीज़ें भी पढ़ता रहे। और इसमें हमने ये भी इंश्योर किया है कि अगर कोई बच्चा इसको ओवर द 2 ईयर स्पैन पढ़ना चाहता है तो इस बुक को कैसे यूज़ करेगा। तो हमने इसके डिफरेंट यूजेजेस, डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल का तरीका और ये किस तरीके से बच्चों को हेल्प करेगा वो सब भी इस किताब के अंदर समझाया है। ठीक। अहमद साहब, ये भी बताइएगा कि यूजुअली जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि बच्चों को लगता है कि मैथमेटिक्स बड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं तो ये इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप टीचर्स को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि किस तरीके से अपने स्किल्स को मॉडिफाई करें ताकि बच्चों को मैथमेटिक्स से जो है वो इतनी मतलब वो मुश्किलात ना सामने आए और उनको ये ना लगे कि मैथमेटिक्स इतना मुश्किल सब्जेक्ट है? अच्छा देखें, पहले तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि हर बच्चे के डिफरेंट सब्जेक्ट्स फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे जिनको उनको पढ़ने में मज़ा नहीं आता। देयर इज़ नो वन साइज दैट फिट्स ऑल। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जब टीचर क्लास में जाए कि वो बच्चों को ये बताए कि देखें, मैथ माइट नॉट बी योर फेवरेट सब्जेक्ट बट इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। ये जो आपके दिमाग में पहले से ये प्री कंसीव नोशन बैठा हुआ है या आपने पहले से ये बात रख ली है कि ये टॉपिक तो मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा या मैथ तो मैं कर ही नहीं सकता, पहले तो ये जो फियर ऑफ अननोन है ना, टीचर को वो निकालना पड़ेगा। उसको निकालने की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, आइस ब्रेकर एक्टिविटीज़ होती हैं, वंस अगेन डेली लाइफ एप्लीकेशंस होती हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग्स होती हैं। तो टीचर जब उन सारी चीज़ों को क्लास में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे को मज़ा आना शुरू हो जाएगा। जब बच्चे को नज़र आएगा कि मैथ वो कहाँ कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, और जब वो क्लास में उन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा होगा, वो एक्टिविटीज़ करते हुए उन चीज़ों को सीख रहा होगा, तो वो ऑटोमेटिकली मज़ा उसको आना शुरू हो जाएगा इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। और जब एक दफ़ा उसको सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आ गया तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर से वो फियर ऑफ अननोन भी निकल जाएगा और वो इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा। अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि मैथ को अगर याद करवाया जाए, रटवाया जाए या उनके सामने फॉर्मूला रख के उनको बोला जाए बस ये प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, उनको मैथ से वैसे ही चिढ़ है या उनको डर लगता है, आप उनको मज़ीद मैथ से स्ट्रेस दे दें तो वो मैथ से भागने लगेगा। लेकिन अगर आप उसको उसमें ह्यूमर का एलिमेंट डाल दें अपनी क्लास में कोई एक मजाक को ऐसा प्रेजेंट करें, एक ऐसे जोक को प्रेजेंट करें जिसमें मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन शामिल हो,
तो बच्चे को एंजॉय करने का मौका मिलेगा मैथ को। या हम ऐसी चीज़ें करें कि हम लोग बच्चों को एथिक्स, कैरेक्टर बिल्डिंग उसकी थ्रू मैथ करें, तो भी हम लोग बच्चों को बहुत अच्छे से मैथ भी सिखा सकते हैं और साथ में उनकी जहन साजी भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बच्चों को एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हैं और हम बच्चों को बोलें 5 - 2 और हम उसको बोलें 3 होता है, लेकिन हम उसको डिफरेंट अप्रोच से लेके चलें, हम उसको बोलें अहमद हैज़ 5 बिस्किट्स, ही शेयर्ड 2 बिस्किट्स विद अब्दुल्ला, हाउ मेनी बिस्किट्स डज अहमद हैज़। तो ऑटोमेटिकली हुआ ये कि हमने उसको माइनस करना तो सिखाया कि 5 - 2 विल बी 3, लेकिन एट द सेम टाइम हमने उसको ये भी सिखाया कि शेयरिंग करनी चाहिए। तो अहमद के पास अगर 5 बिस्किट्स हैं और वो अब्दुल्ला के साथ 2 बिस्किट शेयर कर रहा है, तो उसके पास 3 बिस्किट्स तो बचेंगे, लेकिन वहां पे हमने बहुत अच्छे से उसको ये भी सिखाया कि शेयरिंग करनी चाहिए, अपनी चीज़ों को बांटना चाहिए। और इस तरह हम बहुत सारी चीज़ें मैथ की क्लास में ऐसी कर सकते हैं कि अपने करिकुलम में, अपने लेसन प्लान में उन चीज़ों को रखते हुए हम बच्चों की तरबियत भी करें, उनको तालीम भी दें और एट द सेम टाइम हम उसको मज़ा भी आए उस चीज़ को पढ़ने में। सही बात है। अच्छा अहमद साहब, मुझे ना आपकी ये वाली लास्ट वाली एग्जांपल से अपना भी बचपन याद आ गया। आपने तो बड़ा आराम सुकून से बताया कि अहमद हैज़ 5 बिस्किट। हमारे पास तो सवाल आता था कि जॉन के पास 14 दर्जन केले हैं, ठीक है, और फिर उससे ऑनवर्ड वो कहानी शुरू होती थी, जो सवाल कभी हल नहीं होता। और दूसरी भी एक चीज़ जो मैथ के बारे में कही जाती है कि जब हमारे सामने टीचर पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं ना कि उबले हुए चावल, वो दाल चावल की तरह पढ़ाया जाता है, लेकिन जब सामने आता है तो वो चाइनीज़ की रेसिपी सामने आ जाती है। तो एक तो ये सर, ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया आउट ऑफ सिलेबस, मैथ में ऐसी कोई चीज़ है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों और आपकी बुक के अंदर से सवाल ना भी आए तो वो बच्चा हल कर सके, या आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज़ होती है मैथ के अंदर? एक ये चीज़, और दूसरी चीज़ सर कि ये ओवरऑल सिलेबस रिवाइज होना चाहिए, ए लेवल का भी और बाकी तमाम जितने भी हमारे यहाँ पर बोर्ड्स हैं उनका भी, तो उसके हवाले से अगर कोई काम चल रहा हो। अच्छा देखिए, टीचिंग मेथडोलॉजी से बहुत फ़र्क पड़ता है। किस तरीके से एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उस टॉपिक को समझने में और बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने में उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरी चीज़, आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज़ आ जाना, मैं पर्सनली ऐसा बिलीव नहीं करता, क्योंकि अगर एक करिकुलम प्रोवाइडेड है, एक सिलेबस गाइडलाइंस दी हुई हैं और अगर उन सिलेबस गाइडलाइंस के तहत पूरा सिलेबस पढ़ाया जाए तो कोई भी सवाल हो, देखिए सवाल ऑब्वियसली बच्चों को वो नहीं मिलेगा जो उन्होंने क्लास में पढ़ा है, वही एग्जैक्ट रेप्लिकेट क्वेश्चन होता हुआ नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होगा। और मैथ ऐसा खूबसूरत सब्जेक्ट है कि उसमें कॉन्सेप्ट तो बनाया जाता है और फिर उससे रिलेट जो भी सवाल किया जाए वो उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है। तो हम ये तो बिल्कुल नहीं बोल सकते कि वो आउट ऑफ सिलेबस है। वंस अगेन, जैसे आपने ये भी बोला कि अगर ये बुक पढ़ ली गई तो क्या कोई आउट ऑफ सिलेबस चीज़ होगी, क्योंकि ये बुक 100% डिज़ाइंड एज पर सिलेबस है। तो सिलेबस में अगर कोई चीज़ लिखी है तो वो इस बुक में मौजूद है। अगर आपने इस बुक से या और भी मल्टीपल रिसोर्सेज से अपने सारे कॉन्सेप्ट एज पर सिलेबस, एज पर करिकुलम तैयार कर लिए हैं एंड आपने पूरी तैयारी करी है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन ट्वीक तो डिफरेंट तरीके से हुआ होगा, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट, उसमें जो फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं या उसमें जो जहन लगाना है या जो प्रोसेस फॉलो करना है, वो वही होगा जो बच्चे ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो आउट ऑफ सिलेबस वाला तो सवाल पैदा होता ही नहीं है इसमें। इसके अलावा क्या सिलेबस को कंटिन्यूसली रिवाइज होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। देखें, आपको पता है कि दुनिया जिस तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, तरक्की कर रही है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो रहे हैं। जी थ्योरम्स वही रहते हैं, फॉर्मूलाज वही रहते हैं, लेकिन उनकी एप्लीकेशंस में डिफरेंस आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ों को एम्बेड कर देती है, तो सिलेबस का रेगुलरली रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे लोकल बोर्ड का प्रॉब्लम है वो यही है कि लोकल बोर्ड में सिलेबस बहुत रेगुलरली रिवाइज नहीं किया जाता और वही बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो आज से बहुत साल पहले पढ़ाई गई थी और अब वो ऑब्सलीट हो गई हैं। अब वो ऑब्सलीट चीज़ों को पढ़ाने का इसलिए तुक नहीं बनता कि अब वो बच्चा आगे ना रियल लाइफ एप्लीकेशन है उसकी, ना उसको आगे वो इस्तेमाल किया जाता है। तो पढ़ाने को रियल लाइफ से इसीलिए एम्बेड करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप वही चीज़ बच्चे को पढ़ाएं जो या तो एग्जिस्ट करती हैं या आने वाले फ्यूचर में वो चीज़ होंगी, ना कि वो चीज़ पढ़ाई जाए जो होके गुजर चुकी हैं। जी उनको एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस तो लिया जा सकता है, उससे सीख तो हासिल करी जा सकती है, लेकिन उसको ही बार बार पढ़ाना जो कि अब आगे एग्जिस्ट नहीं करेगी, आई थिंक इट्स एन ओल्ड फैशन थिंग। बिल्कुल। अच्छा अहमद साहब, ये बताइएगा कि अगर आप मैथ के अंदर गुड हैं या उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ये उन तमाम बच्चों के लिए जो अभी मैथ पढ़ रहे हैं और वही एक फोबिया का शिकार हैं,
तो अगर वो ये अपने जहन में चीज़ बिठा लें कि अगर हम लोग मैथ की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, चाहे वो डेली लाइफ में हमारे उस तरीके से काम नहीं आती, लेकिन सर वो माइंड स्ट्रेंथनेस के लिए कितनी ज़रूरी है, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में उतरने के बाद आपकी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये मैथ कितनी ज़रूरी एक चीज़ है? देखिए, बिल्कुल मैथ से जो मैथमेटिकल एक्यूमेंट जो आपका डेवलप होता है मैथ्स प्रैक्टिस करने से, वो आपको बहुत सारी जगहों पे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। मैथ आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बना देता है। बहुत सारे काम होते हैं जो डायरेक्टली मैथ से लिंक्ड नहीं होते, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मैथमेटिकल इन्वॉल्वमेंट होती है। और आप कोई भी चीज़ उठा लें, अगर हम बोलते हैं कि उसमें डेली लाइफ में मैथ नहीं है, तो ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो कुकिंग करते हैं लोग, उसमें मैथ शामिल है। जो लेबर हमारे लिए बिल्डिंग्स बनाती हैं या हमारे लिए फ्लोरिंग करती हैं, उसमें मैथमेटिकल एलिमेंट शामिल है। जो म्यूजिशियंस म्यूज़िक बनाते हैं, उसमें मैथ के एलिमेंट्स शामिल होते हैं, उसके बगैर वो म्यूज़िक कंप्लीट नहीं होता। सिमिलरली जो पोएट्स हैं, पोइट्री करते हैं, उसमें उन अशार को वज़न देने के लिए कहीं ना कहीं मैथमेटिकल एलिमेंट्स शामिल होते हैं। आप दुनिया की कोई भी चीज़ उठा लें, उसमें मैथ ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली। अच्छा अहमद साहब, लास्ट थिंग मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कोई ऐसी चीज़ जो हम छोड़ रहे हों और हमारे पास रह रही हो और आप उसको हाईलाइट करना चाहते हो, मैथ से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, तो प्लीज़। नहीं, बस सिर्फ यही है कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि ये फियर ऑफ अननोन निकाल दें अपने जहन से। ये सोचना छोड़ दें कि मैथ मुझसे नहीं होती। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आप फोकस से पढ़ेंगे, आप उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे, तो मैथ आप बहुत इजीली कर पाएंगे। दूसरा, बच्चों को ये चाहिए कि बहुत प्रैक्टिस जब करें ना, तो बहुत ईमानदारी से प्रैक्टिस करें। उसमें इस चीज़ को, एलिमेंट को शामिल करें कि अगर वो एग्जाम पर्पस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें एक टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है। सो वाइल प्रैक्टिसिंग दे शुड टाइम देमसेल्व्स। तो अगर एक क्वेश्चन है लेट्स से 5 मार्क्स का, और उनको पता है कि उस सवाल को करने में उनको 8 मिनट दरकार हैं, सो व्हेन दे आर प्रैक्टिसिंग, वो अपने आप को टाइम करके प्रैक्टिस करें। उससे उनकी सोचने की एबिलिटी भी तेज़ हो जाएगी और मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। प्लस सिंस टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो बहुत सारी चीज़ें अब टेक्नोलॉजिकली हमारे पास चीज़ें अवेलेबल भी होती हैं। हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स की यूट्यूब वीडियोस भी होती हैं, जिनसे हम एक ही सवाल को डिफरेंट तरीक़ों से करना सीख सकते हैं। ऐसी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, बजाय अपना वक्त ऐसी चीज़ों में ज़ाया किया जाए जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। उसके बजाय बेहतर होगा कि हम अपना वक्त कंस्ट्रक्टिवली उन चीज़ों में इस्तेमाल करें जिनसे हम सीख सकते हैं। तो हम इंटरनेट पे अगर देखें, बहुत सारी चीज़ों में टाइम ज़ाया भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ों से सीखने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इंटरनेट को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एल्गोरिथम्स को, कोडिंग को अगर पढ़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उससे बेहतर से बेहतर चीज़ें हों। और यही मेरे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी हैं चीज़ों में। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों में, एजुकेशन सिस्टम में AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिथम्स को इंटीग्रेट करके, एम्बेड करके बनाई जाएँ चीज़ें, ताकि बच्चे भी उससे सीखें और ओवरऑल करिकुलम और सिलेबस भी बेहतर होता चला जाए। डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साया साहब, आपसे मुलाकात करके, बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप कि जो आपने चीज़ें रिकमेंड की हैं उनको स्टूडेंट्स भी अपनाएंगे, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी अपनाएगा। एंड डेफिनेटली हमारे लिए ये प्राउड मोमेंट है कि आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने इंटरनेशनल एजुकेशन में अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है वो दिखाई है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। पॉजिटिव चीज़ भी है कि मैं जो शुरू में बता रही थी कि 4 किताबें थी, तो अब उनको मॉडिफाई करके एक ही किताब में सारी चीज़ें जो है वो रख दी गई हैं। ये थोड़ा मुश्किल भी होता है और बच्चों के लिए मेरे ख्याल से तभी बर्डन क्रिएट होना शुरू हो जाता है जब वो ये सोचना शुरू होते हैं। एग्जैक्टली, 4 किताबें और वो 4 किताबों में सेम ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो कि थोड़े थोड़े मॉडिफाई होके या थोड़े थोड़े मॉडर्न होके वही चीज़ें सामने आ रही होती हैं, लेकिन वो थोड़ा डर बैठ जाता है। हाँ। तो वो चीज़ आसान होगी। तो अब 2025 में देखते हैं कि जब ये सिलेबस आएगा, एप्लीकेबल होगा, उसके बाद कितनी आसानी पैदा होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि आसानी हो तमाम स्टूडेंट्स के लिए। न्यूज़ ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को सुबह पाकिस्तान के साथ। फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और आपको पता है कि यूजुअली हम जब बात कर रहे होते हैं तो अक्सर लोगों से ये सुनने को मिलता है कि वक्त के साथ साथ जो है अचानक से बीमारी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसकी रीज़न नहीं समझ आ रही होती कि क्या कोई बीमारी जो है वो लाहुक हुई थी या कोई और रीज़न है, ये किस तरीके से ये हुआ। लेकिन लोग कहते हैं कि एज फैक्टर है, उम्र गुजरने के साथ साथ ये सारी चीज़ें जो है ये कॉमनली होती रहती हैं। लेकिन इसका एक सबब जो है वो एक बीमारी भी है जिसका नाम ग्लूकोमा है। और ग्लूकोमा क्या बीमारी है, किस तरीके से आपको इफेक्ट करती है और किस एज में इफेक्ट करती है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। बिल्कुल जी।
जी, और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कंसल्टेंट ऑप्थेमोलॉजिस्ट मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर सादिया फारूक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खैरियत से आप? थैंक यू जी। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा ये ग्लूकोमा बीमारी जो है ये है क्या और किस एज से इसका आगाज़ होता है? ग्लूकोमा का जो हम आम नाम जानते हैं, जो आम लोगों को पता है, उसे काला मोतिया कहा जाता है। तो मिसनोमर है, मतलब इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यूजुअली जो आम बीमारी है आंख में, उसको सफ़ेद मोतिया है जो कैटरेक्ट बन जाता है, तो लोग उसके साथ इसको रिलेट करते हैं कि ये उससे डिफरेंट है। वाकई इससे बहुत डिफरेंट है। लोगों को ये आगाही होनी चाहिए जो नहीं है कि जो सफ़ेद मोतिया नज़र कम करता है वो ठीक हो जाती है इलाज के बाद, लेकिन काला मोतिया जो नज़र कम करता जा रहा है वो वापस नहीं होती, वापस नहीं ठीक हो सकती, ये इरिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन है। इसीलिए हम अपने पेशेंट्स को, मरीजों को बताते हैं। तो ये सफ़ेद मोतिया काले मोतिया में टर्न करता है या काला मोतिया एक अलग से बीमारी? वो एक टाइप है उसकी भी कि जिसमें सफ़ेद मोतिया काला मोतिया बन जाते हैं, लेकिन यूजुअली काला मोतिया अकेले शुरू होता है आँख में। तो इसमें आँख के अंदर जो पानी बनता है, जो हम आंसुओं से डिफरेंट पानी है, वो आँख में से बाहर भी निकलता है। वो ड्रेनेज का रास्ता कुछ वजह से तंग हो जाता है, तो अब आँख में मुसलसल पानी बन रहा है, बाहर नहीं निकल रहा, तो जिसकी वजह से वो नज़र की रग को इफ़ेक्ट करता है। नज़र, आँख में एक ही नज़र की रग है, जब वो मुतासिर हो जाती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट की बीनाई कम होना शुरू होती है। कॉमन कॉज क्या है इसमें? मौरूसी है, यानी फैमिली हिस्ट्री जिनकी ग्लूकोमा की हो, उनमें जितने भी उस फैमिली के लोग हैं उनमें हाई रिस्क है। यानी कुछ पॉपुलेशन है जो हाई रिस्क पे है, उसमें एज आ जाती है 40 ईयर से ज़्यादा। हमारी कुछ एज के साथ आंख में चेंजेस आती हैं कि जिसके साथ ये प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। फिर कुछ लोगों को जो दूसरी बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, आधे सर का दर्द है, जैसे माइग्रेन कहा जाता है, वो ज़्यादा रिस्क पर हैं। जो लोग माइनस नंबर पहनते हैं, जिनकी बड़ी आंख है, वो भी इसके हाई रिस्क पर होते हैं। जो लोग क्या माइनस नंबर पहनते हैं, जिनका मायोप्स हम जिन्हें कहा जाता है, तो उनको ग्लूकोमा का ज़्यादा रिस्क है, वो यंग एज में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पास मेंशन भी है कि खामोशी से जो है वो आप पे इफेक्ट करती है, तो कैसे पता चले कि आप पे इफेक्ट कर रही है और इसके क्या सिम्टम्स जो है वो मतलब विजुअली हमें नज़र आ रहे होते हैं? ग्लूकोमा इस वक्त दुनिया में 17 मिलियन लोगों को इफ़ेक्ट किए हुए हैं, और उसमें से आधे लोग प्रेजेंट करते हैं तो उनकी या तो एक आंख ख़त्म हो चुकी होती है या दोनों आंखें ख़त्म हो चुकी होती हैं, क्योंकि ये इससे पेशेंट के यूजुअली कोई के आसार नहीं होते, सिम्टम्स नहीं होते। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जो नर्व का लॉस होता है उसमें जो सेंट्रल फाइबर्स हैं, जो कि पेशेंट जिसको नज़र में यूज़ करता है, वो सबसे आखिर में इफ़ेक्ट होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट की साइड से नज़र कम होनी शुरू हो जाती है, और जिसका मरीज़ को अंदाज़ा नहीं होता और वो समझता है कि मेरी नज़र बिल्कुल ठीक है, और जिस दिन उसकी ये आखिरी नज़र भी इफ़ेक्ट होती है तो उसके बाद वो हमारे पास आते हैं तो बहुत लेट हो चुके होते हैं। ठीक है, तो रेगुलर चेकअप जो है वो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप रेगुलर अवेयरनेस होनी चाहिए कि स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है। आपका 40 ईयर के बाद आपका मुआयना खुद आंख का होना चाहिए, रूटीन चेकअप। अपनी ग्लासेस लेते हैं, आंख का मुकम्मल मुआयना कराएं। अगर आपकी फैमिली में लोग ब्लाइंड हुए हैं ग्लूकोमा से, तो आप आएँ और ख़ुद बताएं कि हमें ये हाई रिस्क है हमारी फैमिली में। आपके बाकायदे टेस्ट होंगे एनुअली, और हम देखेंगे कि इसमें बीमारी का रिस्क आप में कितना है। इलाज की ज़रूरत नहीं है, बस आपको स्क्रीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और अगर सिम्टम्स में मैं देखूं तो यूजुअली बड़े कॉमन से सिम्टम्स लिखे हुए हैं कि नौजिया है, हेडेक है, ये सारी चीज़ें, तो ये तो नॉर्मली और भी बहुत सारी बीमारियों में हो सकती है। क्या लोग सिर्फ जो है वो इसी से एसोसिएट कर लें या इसकी बाकी कोई वजूहत भी हो सकती है? इस तरह के सिम्टम्स सिर्फ आपकी मरीज़ की आंख में तब होंगे जब प्रेशर एकदम बढ़ता है, और वो नैरो एंगल ग्लूकोमा में होता है। लेकिन जब आपकी आंख में ओपन एंगल ग्लूकोमा है, जो कि ज़्यादा कॉमन टाइप है, तो मरीज़ को कोई फीलिंग नहीं होती, कोई हेडेक, नौजिया नहीं होता, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता उस प्रेशर का यूज्ड हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, तो वो उन्हें अंदाज़ा नहीं होता, ना उनकी नज़र कम होती है। तो अक्सर हमारे पेशेंट हमारे पास हम किसी और मसले से आए होते हैं और फिर उनके पता चलता है, दरियाफ्त होता है कि उनको ग्लूकोमा है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये एक्चुअल में आपकी आंख के साथ करता क्या है? लाइक इर्द गिर्द एरियाज, और उसको कैसे डैमेज करता है? हाँ जी, तो आंख का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो ऑप्टिक नर्व है। तो ग्लूकोमा में आंख के अंदर प्रेशर बन जाता है, वो हर तरफ प्रेशर निकल रहा होता है, लेकिन वो किसी जगह कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता। जो सबसे वीक एरिया है ऑप्टिक नर्व, वहाँ पे आंख की नज़र की रगें 1.2 मिलियन फाइबर्स आंख में से निकल के दिमाग तक जा रही हैं, उनको ये आहिस्ता आहिस्ता कम करता जाता है। यानी आप समझिए कि उस सबसे ऊपर वाली फाइबर फिर उससे नीचे, जी, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको इफेक्ट। अब ये कि जो नर्व फाइबर ख़त्म होती जाती है, उसके साथ इंसान जिस एरिया को देख रहा होता है अब उसको नहीं देख पाता, लेकिन चूंकि वो साथ वाले एरिया में विजन है तो अंदाज़ा नहीं होता। आपने मेंशन किया था इसका कोई इलाज ज़रूरी इतना नहीं है जितनी स्क्रीनिंग इम्पॉर्टेंट है, तो इसका इलाज एक्चुअल में है क्या? जब हमें पता चल जाए किसी को ग्लूकोमा है और हम उसको वक्त पे पता चल जाए तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी भी ऐसा कोई क्योर नहीं है इसलिए, बिल्कुल डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है कि यू हैव टू लिव विद इट ना। लेकिन जब पता चल जाए तो फिर हमारे पास इसका इलाज मौजूद है, दवाइयों की सूरत में, लेज़र की सूरत में और सर्जरी की सूरत में।
और वक्त के साथ साथ सर्जरीज़ भी, इसमें बहुत सारी टाइप्स ऑफ सर्जरीज़ अब आ गई हैं कि जो इसको हम करके मरीज़ को नाबीना होने से बचाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कितना टाइम लेता है डेवलप होने में, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि खामोशी से जो है वो डेवलप हो रहा होता है और आपको पता नहीं चल रहा होता, और क्या आइज़ के ऊपर क्या प्रेशर पड़ रहा होता है, और वो जो प्रेशर है वो उसको किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं? हर पेशेंट की बीमारी की डिफरेंट साख्त होती है। कुछ लोगों में ग्लोकोमा बहुत स्लोली प्रोग्रेस करता है, कुछ लोगों में लेट एज में शुरू होता है, कुछ में 40 ईयर में शुरू हो जाता है, कुछ बच्चे बाय बर्थ ग्लोकोमा होते हैं। इस बीमारी को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। किसी एक पेशेंट का इलाज आप किसी दूसरे पेशेंट को, मरीज़ को नहीं दे सकते, क्योंकि हमें उसको इंडिविजुअलाइज करना है, देखते हुए कि बीमारी की स्पीड पे इस पेशेंट में बढ़ रही है। इसमें बस सिर्फ हमारा एम ऑफ ट्रीटमेंट ये होता है कि हम उस आँख में इतना सेफ प्रेशर रखें कि वो आँख को नुकसान ना दे और मरीज़ की ज़िंदगी भर उसकी नज़र रहे। तो वो हमें ये देखना होता है, जिसमें तेज़ी से बढ़ रहा है उसको ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिसमें आराम आराम से बढ़ रहा है वो बेशक एक आध ड्रॉप पे ही कंट्रोल है, तो उसमें एग्रेसिव इलाज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्या आजकल हम इसको इस चीज़ से एसोसिएट कर सकते हैं कि जिस तरह से हम फ़ोन का टाइम जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, या बाकी स्क्रीन्स भी हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, वो भी इससे लिंक करती हैं? कुछ स्टडीज़ हुई हैं कि जिन्होंने देखा है कि ग्लोकोमा जो है वो जो लोग गांव में रहते हैं उनमें कम है एज़ कम्पेयर टू जो लोग शहरों में रहते हैं, और उसके साथ उन्होंने इसको रिलेट किया कि जो लोग ये करीब का काम करते हैं उनका मायोपिया ज़्यादा प्रोग्रेस करता है। तो मायोपिया के साथ ग्लोकोमा का बड़ा क्लोज लिंक है। तो आपका जो आपने कहा कि स्क्रीन वर्क और ये चीज़ें हैं, तो हम बच्चों में भी मायोपिया कॉमनली देख रहे हैं और उसके साथ ग्लोकोमा जो है वो ज़्यादा आम नज़र आ रहा है अभी। अच्छा, वाइट मोतिये का तो सिंपल इलाज सर्जरी जी, ये काले में भी कोई सर्जरी होती है? काले मोतिये के लिए डिफरेंट सर्जरी के ऑप्शंस हैं। इस बारे में लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली लोग ये समझते हैं काले मोतिये की कोई ऑपरेशन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कुछ डॉक्टर्स भी ये बात देते हैं, लोगों को समझाते हैं कि नहीं जी इसका इलाज नहीं है। इसकी वजह क्या है? आज से 10 साल पहले काले मोतिये की वो सर्जरीज अवेलेबल थी जो बहुत सेफ़ नहीं थी। जब हम उसको करते थे तो मरीज़ की नज़र अचानक चली जाती थी, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा था। जिस तरह हार्ट बाईपास है, अब बाईपास जिस तरह बहुत सेफ़ हो गया है, ठीक है, उसमें बीटिंग हार्ट सर्जरी आ गई है। इसी तरह ग्लोकोमा की सर्जरीज़ भी अब इवॉल्व हुई हैं टाइम के साथ साथ। लोगों ने इस पर बहुत रिसर्च की और स्टैंडर्ड एक स्टेप्स बना लिए हैं कि अगर आप इस तरह करेंगे तो वी कैन हैव प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स। इस बात की लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो अगर आपकी आंख, सिर्फ मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगी, किसी स्टेज पे भी होती होगी ना सर्जरी, ज़रूरी तो नहीं है कि सर्जरी की इंडिकेशंस हैं। आपकी बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो सर्जरी, आप बहुत लेट आए हैं पेशेंट हमारे पास और हमें लग रहा है कि अब ये थोड़ी सी यूज़फुल विजन है, फिर हम उसको टाइम ज़ाया नहीं करेंगे कि बाकी चीज़ों अच्छा, पे। जो मुझे समझ आया कि वाइट मोतिया आपके रेटिना के ऊपर मौजूद होता है, उसको आप रिप्लेस कर देते हैं, ठीक, लेकिन और लेंस आ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये तो आपके नर्व सिस्टम को सारा डैमेज कर रहा है, तो इसको निकालने का प्रोसेस होता है या क्या होता है? हम इस पे आंख का प्रेशर ड्रेन कहीं और करना शुरू कर देते हैं, हम उसका बाईपास बना देते हैं। तो बेसिकली ग्लोकोमा ये है कि आपकी जो रेजिस्टेंस टू आउटफ्लो है उसको कम किया जाए। आंख में पानी बन रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, हमने ये बैलेंस रखना है, जितना बन रहा है उतना निकलता जाए। अगर वो इस तरह होगा तो आंख में प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा, नज़र को डैमेज नहीं करेगा। अब वो पानी बाहर निकलने के लिए अगर तो पेशेंट हमारे पास लेट आते हैं तो हमें बाईपास बनाना पड़ता है। बिल्कुल जिस तरह हार्ट में एंजियोप्लास्टी और बाईपास 2 ऑप्शंस हैं, तो अगर लेट आएंगे तो बाईपास, अगर जल्दी आएंगे तो फिर हम उसमें जो है आंख का अपना रास्ता जो है उसको ओपन कर देते हैं, जो कि बहुत सेफ़ प्रोसीजर है, मिनिमली इन्वेसिव है और उसमें मरीज़ की नज़र जल्दी ठीक हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि स्टेज पे पेशेंट हमारे पास आते हैं। ठीक है, ये भी बताइएगा कि बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो आपके डाइट प्लान की वजह से भी जो है वो आपको इफेक्ट कर रही होती हैं कि आप अपनी डाइट में कोई स्पेसिफिक एलिमेंट जो है वो नहीं ले रहे होते, तो क्या ये उसकी वजह से भी है? और दूसरा ये भी बताइएगा कि हम जो यूजुअली बहुत सारी मतलब चीज़ें कर रहे होते हैं, लाइक एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी हेल्दी लाइफ जो है वो आपकी एक्सरसाइज से ही जुड़ी होती है। थर्डली स्लीप साइकिल जो है वो भी इसको इफेक्ट कर रहा होता है। तो आइज़ आर पार्ट ऑफ द बॉडी, हेल्दी लाइफ हेल्दी बॉडी है तो आइज़ भी हेल्दी रहेंगी। बिल्कुल, उसमें स्मोकिंग एक चीज़ है, स्मोकिंग जो है वो भी नज़र की रग को डैमेज करती है, ग्लोकोमा भी नज़र की रग को डैमेज करते हैं। जिन पेशेंट्स में दोनों चीज़ें हैं उनको जल्दी नज़र लॉस होगा एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। एक्सरसाइज डेफिनेटली हेल्प करती है। हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर जब लो होगा तो आई का प्रेशर भी लो होगा, तो एक्सरसाइज करने से BP लो होता है और आई का प्रेशर और ड्रेनेज बेहतर होती है। हमारे कुछ पेशेंट्स हैं कि जिन्होंने इस चीज़ को ट्राई किया, हमने उनको नया डायग्नोस किया कि ग्लोकोमा है, उन्होंने कहा जी विल चेंज द लाइफस्टाइल, और उनका ग्लोकोमा कंट्रोल हो गया बिल्कुल अर्ली स्टेज पे। लेकिन इस तरह की चीज़ें जब एक एस्टैब्लिश ग्लोकोमा है, नज़र को कम करता जा रहा है, तो सिर्फ ये चीज़ें काफ़ी नहीं है, उसके साथ इलाज की भी ज़रूरत है। और ये डाइट भी फ़र्क डालती है? हाँ जी, हेल्दी डाइट आपके ऑप्टिक नर्व को हेल्दी रखती है। बिल्कुल। उसमें अच्छा, कोई ऐसा केस है कि आपकी एक आंख में अगर काला मोतिया है तो उससे दूसरी भी डैमेज हो जाए? ग्लोकोमा इज़ अ बायलैटरल डिजीज़। जब आपकी एक आंख में है तो दूसरी में या रिस्क है या शुरू हो चुका है, तो हम हमेशा दोनों आई से ट्रीट करते हैं।
अगर दूसरी में अभी शुरू नहीं हुआ तो उसमें क्लोज सर्वेलेंस के हम और जब ये उसको- मौरूसी बीमारी है जी तो इसके ऑनगोइंग प्रोसेस में एक बच्चा पैदा हुआ और फिर आगे वो बढ़ता गया तो उसको पता है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री है, जी उसको कैसे मेंटेन करना चाहिए अपने आप को? ग्लोकोमा की फैमिली हिस्ट्री दो तरह की होती है, या कॉन्जेनिटल यानी पैदाइशी ग्लोकोमा है। या एडल्ट ग्लोकोमा, जिसे हम ओपन एंगल कहते हैं। ओपन एंगल ग्लोकोमा का रिस्क 40 के बाद शुरू होता है। ठीक तो उन पेशेंट्स को हम कहते हैं अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आप 40 के बाद साल में एक चेकअप कराते रहें। जो पैदाइशी ग्लोकोमा है कॉन्जेनिटल, वो एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की बीमारी है। उसमें आँख का जो पानी निकलने का रास्ता है वो बना ही नहीं प्रॉपर, उसके आगे एक झिल्ली रह जाती है। तो अगर किसी को पैदाइशी काला मोतिया है तो उसका इलाज सर्जिकल है, हम बस वो झिल्ली हटा देते हैं तो पेशेंट की आँख नॉर्मल हो जाती है और वो फिर सारी ज़िंदगी नॉर्मल रहती और है? वो ठीक रहता है। उसके बाद उसका पीछे डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर यूजुअली नॉर्मल होता है 80% 90% तक। ये पहली सर्जरी है, अगर इससे ना ठीक हो तो फिर हम ड्रेनेज का बाईपास बनाते हैं या कुछ और। तो ग्लोकोमा का इलाज हमें देख के अंदाज़ा होता है, कुछ साल इलाज काफ़ी है, हमेशा के लिए काफ़ी है। मरीज़ हमेशा आते रहते हैं, ज़रूरत हो तो हम उसको थोड़ा इन्हांस कर देते और हैं। अगर हम इलाज सहूलियात पाकिस्तान की बात करें, हेल्थ सिस्टम की बहुत एडवांस होता जा रहा है वक्त के साथ साथ, सो पाकिस्तान में ग्लूकोमा की सहूलियात मौजूद हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में बहुत सारे सेंटर्स में, जिसमें शिफा इंटरनेशनल भी एक एग्जांपल है। हमारे पास ट्रोबेक्युलेक्टमी जिसमें बाईपास बनाया जाता है, ग्लोकोमा वाल्व सर्जरी जिसमें जो पेशेंट बिल्कुल फेल हो जाते हैं, कोई और सोल्यूशन नहीं होता तो हम उसमें वाल्व डालते हैं। और अब तो मिनिमली इन्वेसिव ग्लोकोमा सर्जरी भी अवेलेबल है। जैसे मैंने कहा, किसी का हम सफ़ेद मोतिया कर रहे हैं, वो पेशेंट ग्लोकोमा की 3 दवाइयाँ डाल रहा है, डेली की बुनियाद पे चल तो रहा है। उसके साथ हम ये ग्लोकोमा का रास्ता भी ओपन कर देते हैं। तो ये कंबाइंड प्रोसीजर किया जा रहा है। तो अब ये फैसिलिटी भी शिफा इंटरनेशनल। और ऐसा कौन सा केस होता है जिसमें सफ़ेद मोतिया काले मोतिया में टर्न हो उसको जाता है? बहुत लेट किया जाता है, तो वो जब सफ़ेद बहुत लेट मोतिया कर दिया जाए? सफ़ेद मोतिया बनने के साथ साथ फूल रहा होता है। जब वो फूलता है तो आँख के अंदर ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करके आँख के ड्रेनेज के रास्ते को बंद कर देता है। तो जनरली पेशेंट निगलेक्ट करते हैं, जब उनकी एक आँख ठीक होती है और दूसरी में सफ़ेद मोतिया होता है, वो समझते हैं हमारा गुजारा चल रहा है ना, फिर वो हमारे साथ पेन और हाई प्रेशर के साथ आते हैं। और जब अगर उसके साथ पीछे नर्व डैमेज हो जाए फिर उनको कोई फ़ायदा नहीं होता ऑपरेशन का। तो इसको लेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक ये भी बताइएगा कि किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन के लोगों में ये जल्दी डेवलप हो जाता है और या फिर मेल्स एंड फीमेल्स में भी इसकी जो रेशो है वो डिफर करती है? हाँ जी, जेंडर वाइज मेल्स आर मोर प्रोन, आदमियों में ज़्यादा है ग्लोकोमा एज कम्पेयर टू जो नैरो एंगल ग्लोकोमा है, जिसमें आँख का रास्ता तंग हो जाता है, वो ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि इनकी आँख की छोटी होती है, उसकी साख्त ऐसी होती है कि उसके अंदर आँख का ड्रेनेज का रास्ता। लेकिन जो ओपन एंगल ग्लोकोमा है वो मेल्स में ज़्यादा कॉमन है। प्रोफेशनली कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि आपका हाँ जी कि किस प्रोफेशन के साथ ग्लोकोमा का रिस्क ज़्यादा होगी। ठीक। अच्छा, ग्लूकोमा का हम लोगों ने जिक्र किया और एज फैक्टर की भी हम लोगों ने बात की। ऐसे कितने % चांसेस हैं कि अगर आपकी पैदाइशी नज़र कमज़ोर है, सिर्फ नज़र कमज़ोर है, आपने प्रॉपर्ली चेक करवाया है, तो उन पेशेंट्स को किसी भी किस्म की मज़ीद बीमारियों का खदशा हो? जी बिल्कुल। उसमें एक तो मायोपिया है ना जी, माइनस नंबर है। मायोपिया की और ग्लोकोमा की जीन्स बहुत करीब करीब होती हैं और उसमें 40 के बाद ज़्यादा रिस्क होता है। तो हम मायोपिक पेशेंट्स को हमेशा एक बात कहते रहते हैं, अपनी आंखों में स्टीरॉइड्स को मिसयूज़ ना करें। तो मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि जो हम किसी पेशेंट को ग्लोकोमा नहीं है और बन जाता है, और हमारे तकरीबन 10 से 15% पेशेंट्स वो होते हैं जो किसी वजह से खुद ब खुद ग्लोकोमा बनाकर हमारे पास आते हैं। पैदाइशी उन्हें असर नहीं होता है कोई रिस्क, और उनमें मेन कॉज स्टीरॉइड्स है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में एलर्जीज़ बहुत कॉमन है और स्टीरॉइड्स एक मैजिक मेडिसिन है, जब आंख में डाली जाती है एलर्जी फ़ौरन ठीक हो जाती है और फिर मरीज़ इसको संभाल लेते हैं और ख़ुद यूज़ करते रहते हैं। आंख का प्रेशर बढ़ता है, उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं होता और नज़र कम होती जाती है, और जब वो हमारे पास आते हैं कम नज़र के साथ तो वो बिल्कुल आखिरी विजन होती है जो इफेक्ट हो रही होती है। अच्छा, जिस तरह ENT में समझा जाता है ना कि कान को साफ़ करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है, वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, तो आँख कोई साफ़ करने का तरीका होता है? आँख को आप एक्सटर्नली वॉश कर सकते हैं, अंदर से तो नहीं, लेकिन बाहर उसके लिए बहुत अच्छी रूटीन ये है कि जब भी आप सोने लगें आप फेस वॉश करें तो आंखें बंद करके पलकों को भी आप सोप लगाएं। अगर आपको नेचुरल दूसरा सोप है, डिटॉल सोप या इस तरह के स्ट्रॉन्ग सोप नहीं यूज़ करें, माइल्ड सोप, बेबी सोप। पलकों के ऊपर हर वक्त ऑयल बनता रहता है और जब हम उसको सोप के साथ धोते हैं और उसके बाद ड्राई करके सोते हैं तो वो ऑयल उतरने से हमारी पलकें जुड़ती नहीं हैं, उसके अंदर हमारी टीयर फिल्म नॉर्मल रहती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अदरवाइज़ ये कि आप साफ़ पानी से आँख को अंदर से भी वॉश कर लें। ठीक है, साफ़ पानी से इसकी जो है रेगुलर इसकी कोई और स्पेशल केयर बता दें जो कि आंखों के लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेली रूटीन में, क्योंकि यूजुअली लोगों को नहीं समझ आती कि हम किस तरीके से अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का ख्याल रखें। तो आंखों का ख्याल रखने के लिए क्या टिप्स होंगी? आंखों में हाइजीन तो यही है, आईलिड्स को क्लीन रखें, आईलैशेस को। आपको सोप सूट नहीं करता तो 1 कप पानी में 1 ड्रॉप टी ट्री ऑयल का डाल के उसके साथ ये कि वो ऑयल को रिमूव कर देते हैं, लेकिन आंखें बंद रखते हुए आईलैशेस को वॉश करें। कुछ लोग बोरिक एसिड सोल्यूशन भी उन्हें सूट कर सकता है। इन सबको हम कहते हैं ये लिड स्क्रब्स हैं जो आप घर पे खुद बना सकते हैं।
अच्छा। दूसरा जी आई जी। हाइजीन ये है कि आंखों को प्रॉपर तरीके से यूज़ करें, मिस यूज़ नहीं करें, लाइट ऑफ है हम उसको यूज़ करें, एंगल पे देख रहे हैं चीज़ें, स्क्वीज़ करके देख रहे हैं। आइज़ को रब करना बहुत अच्छा नहीं है, कॉर्निया की शेप चेंज हो जाती है। तो इस तरह उसको जो है हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ प्रॉपर ग्लासेस लगाएं, आइज़ को स्ट्रेन आउट नहीं करें, स्क्रीन लाइट मिनिमम रखें। अच्छा हाँ, एक सवाल ये कि ये जो सन ग्लासेस का इस्तेमाल होता है, जी। एक प्रॉपरली पोलराइज्ड जो सन ग्लासेस होती हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल और एक आम आप किसी भी बाहर से आप ख़रीदते हैं, ठीक है, और आप उसको पहनते हैं और वो प्लास्टिक के शीशे होते हैं, वो कितने डैमेजिंग है आपके लिए? वो तो कॉस्मेटिकली आपको सन ग्लासेस हेल्प करेंगी, लेकिन वैसे नहीं करेंगी फिजिकली ना। ग्लास का पर्पस ये है कि वो रोशनी को रिफ्लेक्ट करे और आपकी आंख को बचाए सूरज की तेज़ अल्ट्रावायलेट राइज, जो कि बहुत अच्छी हैबिट है। हम हर पेशेंट को कहते हैं आप सन ग्लासेस लगाएं, लेकिन वो प्रॉपर सन ग्लासेस होनी चाहिए, प्रॉपर सन ग्लासेस होनी चाहिए ना? प्लास्टिक और उसमें फ़र्क जो है। अच्छा, और दूसरी चीज़ कि ग्लूकोमा की इस वक्त रेशो क्या है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में हमारे पास सर्विस नहीं है, लेकिन एशिया में 60% ग्लूकोमा जो 17 मिलियन है वो एशिया में हमारे पास है। आप इसको रफली यूँ कह लें कि 1%, 1 in 100 पेशेंट हैज़ ग्लूकोमा। ये दुनिया का हमारे पास जो इंसिडेंस है ना वो इस तरह। अफ्रीका में 4 in 100 पेशेंट को ग्लूकोमा है। अफ्रीकन रेस जेनेटिकली उनमें ग्लूकोमा तो स्टैट्स क्या कहते हैं, बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तेज़ी से बढ़ रहा है, तेज़ी क्योंकि से बढ़ हमारी रहा है। लाइफ बढ़ रही है। ग्लूकोमा एल्डरली पेशेंट की बीमारी है, तो अभी हमारा लाइफ स्पेन पाकिस्तान में भी 80 to 90 ईयर्स है। हाँ, So exactly, we are मैं भी seeing more पहले patients mention with कर रहा था। glaucoma. वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप कि ये मसले मसाइल जो हैं वो उजागर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है और आपको लगता है कि सिर्फ आपकी नज़र कमज़ोर है और आप चश्मा जाके बनवा लेते हैं, तो पहले आपको डॉक्टर से प्रॉपरली प्रिस्क्राइब करना चाहिए और उससे रब्ता करके फिर आगे कंटिन्यू करना चाहिए। ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहें। हो गए तैयार, चलें? गांव के लोगों से तुम्हारी गैर मौजूदगी में बात करना चाहता हूँ। तुमसे मोहब्बत करता है। वो मोहब्बत नहीं, हुकूमत करना चाहता है मुझ पर। इस गांव पे ऐसी कौन सी कयामत आ गई है? लोग हिजरत करने पे मजबूर हो गए अपनी जमीनें बेच के? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई तुम्हें अपनी जमीनें बेचने पे मजबूर कर रहा है? आपने आसपास की जमीन तो ले ली है, चौधरी मुनव्वर की जमीन तो नहीं ना ली अभी तक आपने? वही तो कह रहा हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार कर लें, ठोक बजा के। हो जाएगा तो अच्छी बात है, वरना सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर मुझे ये पता चला कि सबके पीछे तुम हो तो मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। रिश्ते जब सुतेले होंगे। वंस अगेन वेलकम बैक। और आपको पता है कि आजकल हम स्पोर्ट्स की बहुत सारी खबरें शामिल कर रहे हैं और स्पोर्ट्स की दुनिया में उभरते हुए बहुत सारे पाकिस्तानी सितारों का भी जिक्र करते हैं और उसके साथ साथ उनको उनको हम बनाते हैं सुबह पाकिस्तान का हिस्सा भी। और ऑफ कोर्स ये राइजिंग पाकिस्तान भी है, क्योंकि सुबह सुबह आप उठ के जो है वो सुबह पाकिस्तान देख रहे होते हैं। तो आज के ही इसी तरह के एक और सितारे से मुलाकात आपकी करवाने वाले हैं और वो जो है वो मार्शल आर्ट्स के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। और मार्शल आर्ट्स मेरे ख्याल से दिन ब दिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ती भी जा रही है और इसकी ज़रूरत भी है। और इसी तरीके के एक गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं और वो हैं जी, उनके हवाले से थोड़ा सा बताती चलूँ कि दिलावर खान ने वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स गेम्स में गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम किया और 77 किलोग्राम की कैटेगरी थी जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बिल्कुल जी, अमेरिका में ये एथलीट एली डेविस को इन्होंने शिकस्त दी है और अमेरिका में ये मुकाबला हुआ था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची से जनाब दिलावर खान सनान। अस्सलाम वालेकुम दिलावर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान इतना टाइटल लाने के लिए। कैसे सफ़र शुरू हुआ आपका मार्शल आर्ट्स का? वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली मैं मार्शल आर्ट्स कर रहा हूँ 2010 से जुजित्सु। तो 10 से मैं जुजित्सु कर रहा हूँ और 2016 से मैं नेशनल टीम जो है जुजित्सु की उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान की। ठीक हो गया। अच्छा दिलावर, ये बताइए कि जित्सु जो गेम है ये मार्शल आर्ट्स की एक सब फॉर्म है, इसमें क्या होता है?
जुजित्सो बेसिकली हम जापानीज़ आर्ट्स में इसको कहते हैं मदर ऑफ मार्शल आर्ट्स, क्योंकि जितने भी आर्ट्स हैं जूडो, कराटे, अकीडो, ये सब इसके यानी कह लें सब ब्रांचेज हैं। तो मेन आर्ट जो है वो जुजित्सो है, इसके अंदर से सारे आर्ट्स निकले हैं। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है दिलावर, ये भी बताइएगा कि इससे पहले आप कितने कॉम्पिटिशन्स जीत चुके हैं और कितने कॉम्पिटिशन्स में आपने हिस्सा लिया है? इससे पहले मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। इससे पहले मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 6 मेडल्स एशिया के अंदर हैं। वर्ल्ड रैंकिंग का मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ और यूनिवर्सिटी वर्ल्ड कप का भी मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, और अभी रिसेंट मैंने गोल्ड मेडल विन किया वर्ल्ड मार्शल आर्ट गेम्स के अंदर। वंडरफुल। इसी गेम के बारे में कुछ बताएं जो अमेरिका में गेम हो रही थी, कितने एथलीट्स यहाँ पर मौजूद थे, आपका फाइनल मुकाबला कैसा था और बाकी क्या सीखने को मिला? इस इवेंट के अंदर 500 से 600 एथलीट्स थे पूरी दुनिया से। मेन जो कंट्रीज़ थे उसके अंदर अमेरिका, यूके, जर्मनी, मैक्सिको, कोलंबिया, वेनेजुएला, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज़ ज़्यादा थे। और इसके अंदर मेरी जो फ़ाइट्स हुई वो मेरी कोलंबिया से हुई थी फर्स्ट फ़ाइट, देन मेरा सेमी वेनेजुएला से हुआ था, फाइनल मेरा अमेरिका से हुआ था। तो अमेरिका से जब फ़ाइट हुई तो काफ़ी टफ़ फाइट थी, और क्योंकि उसको होम ग्राउंड, उसका अमेरिकन एथलीट का होम ग्राउंड था, उसको होम क्राउड की सपोर्ट थी, लेकिन मैंने बिल्कुल एंड मोमेंट पर फाइट को विन किया इसके अंदर। ठीक है, वंडरफुल। दिलावर, ये बताइएगा कि आपकी कोई स्पेशल ट्रिक या कोई इस तरह की स्पेशल चीज़ जो कि आपके बाकी खिलाड़ियों से मुनफरिद भी बनाती है और आपके खेल को आसान भी करती है आपके? मेन चीज़ आपकी ट्रेनिंग होती है, आपने ट्रेनिंग किस तरीके से करनी है, आपके कोचेस की गाइडेंस होती है। तो मेन जो आपको दूसरे एथलीट से ऊपर करती है वो आपकी ट्रेनिंग करती है, आपकी ट्रेनिंग, आपकी डेडिकेशन, ये सब मेन चीज़ें जो आपको दूसरे एथलीट से अपर लेवल पे लेके जाती है। डेफिनेटली। अच्छा दिलावर, ये बताएं कि मार्शल आर्ट्स पाकिस्तान में कैसी आप देख रहे हैं उभरती हुई, क्योंकि हमारे पास अक्सर प्लेयर्स आते रहते हैं जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए चले जा रहे हैं मार्शल आर्ट्स में, तो कैसा बूम देख रहे हैं? आज से 5-7 साल पहले अगर देखा जाए तो बिल्कुल बात ही नहीं होती थी, और आज माशाल्लाह से बहुत सारे एथलीट्स इसमें हैं। बिल्कुल ऐसा है। आज से यानी जैसे आपने जिक्र किया 5 से 7 साल पहले इतना यानी फेम नहीं था मार्शल आर्ट्स के, लेकिन अभी रिसेंट मिक्स मार्शल आर्ट्स का बहुत ज़्यादा फेम हो रहा है वर्ल्ड वाइड दुनिया में, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में भी। और अभी रिसेंट पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम MMA की नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है कराची में ही। तो एक बहुत बड़ा स्टेप है ये, पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन जो है, जो MMA के एथलीट्स को कंबाइन करके एक नेशनल चैम्पियनशिप करवा रही है 1 से 3 सितंबर तक। तो इसके अंदर MMA का असल में फ्यूचर इसलिए क्योंकि इसके अंदर जितनी भी गेम्स हैं ओवरऑल, जुजित्सो, जूडो, कराटे, किक बॉक्सिंग, रेसलिंग या जो भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं वो सब एथलीट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फ्यूचर जो है इस वक्त यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो वो MMA का फ्यूचर है इस वक्त पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में। ठीक है दिलावर, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में यूजुअली किस एज से जो है बच्चों को मार्शल आर्ट्स की तरफ लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे ख्याल से आजकल जिस तरीके से चीज़ें इवॉल्व हो रही है तो मार्शल आर्ट्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चों को सिखाना भी अहमियत का हामिल है। बिल्कुल ऐसा है, बच्चों को छोटी एज से मार्शल आर्ट्स करवाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मार्शल आर्ट्स में जो की चीज़ है हमारी यानी जो ख़ास चीज़ है वो है डिसिप्लिन। तो अगर बच्चा छोटी एज से स्टार्ट करेगा तो वो डिसिप्लिन होगा और आराम से दूसरी चीज़ों को फोकस करके सीख सकेगा। क्योंकि मैं आपको अपना शेयर करूँ, जहाँ मैं ट्रेनिंग कराता हूँ या करता हूँ, तो वहाँ पे शुरू के 3 महीने हम बच्चे को डिसिप्लिन पे वर्कआउट करते हैं उसके, कि इसका डिसिप्लिन अच्छा हो जाए। उसका डिसिप्लिन अच्छा हो जाता है तो फिर उसे कोई टेक्निक सिखाने में कोई इशू नहीं होता, आराम से डिसिप्लिन तरीके से अपनी प्रॉपर टेक्निक्स करता है। क्योंकि डिसिप्लिन आपको गेम के अंदर भी बहुत फ़ायदा देता है और आपका जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है, आपके डेली रूटीन का जो भी काम है उसके अंदर यानी कोर चीज़ आप कह लें कि डिसिप्लिन है। तो सबसे मस्त चीज़ डिसिप्लिन है, तो उस पर सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं मार्शल आर्ट्स में। अच्छा दिलावर, कुछ अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताएं, फिजिकल एक्सर्शन के बारे में, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में, स्पैरिंग सेशंस के बारे में और फिर हेल्दी डाइट के हवाले से। ओके, जो ट्रेनिंग का हमारा शेड्यूल इस तरह होता है, जब फॉर एग्जांपल 3 महीने बाद हमारा इवेंट है, हमें बता दिया फेडरेशन ने कि भाई 3 महीने बाद अपने इस इवेंट में इस वेट कैटेगरी में आपने अपना कंपटीशन करना है। तो हम उसी इवेंट के हिसाब से अपना वेट मेंटेन करते हैं, उसी हिसाब से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी हम स्पोर्ट्स की ज़बान में कहेंगे कि पीरियडाइजेशन कर देते हैं हम अपनी ट्रेनिंग की। स्टार्टिंग में हम लोग अपनी फोकस करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड्योरेंस ट्रेनिंग जो होती है, एजिलिटी वगैरह इन चीज़ों की, उस पर फोकस कर रहे होते हैं और टेक्निक्स पे साथ साथ काम चल रहा होता है।
जैसे जैसे इवेंट करीब आता जाता है तो हमारी टेक्निकल ट्रेनिंग ज़्यादा होती जाती है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिस तरह की जो फिटनेस ट्रेनिंग होती है थोड़ी सी नीचे आ जाती है ताकि हम टेक्निक्स पे फोकस कर सकें। और इवेंट से पहले बिल्कुल लाइट वर्कआउट होता है, थोड़ा बहुत यानी टेक्निक की रिपीटेशन होती है। बाकी डाइट के हवाले से ये है कि डाइट तो ओवरऑल आपने मेंटेन रखनी होती है क्योंकि आपने वेट भी मेंटेन रखना है और स्ट्रेंथ भी अपनी मेंटेन करनी है। उसी हिसाब से आपने कैलोरीज का इनटेक करना है, उसी हिसाब से आपने बर्न करना है उसी हिसाब से। तो एक प्रॉपर हमें जो गाइडेंस होती है कि आपने अभी इतनी ट्रेनिंग करनी, ये वेट ट्रेनिंग है तो उसी हिसाब से हमारा प्रोटीन इनटेक होता है। आज हमारा लंबा वर्कआउट है, उसी हिसाब से फैट और कार्ब्स इनटेक होता है। तो एक प्रॉपर शेड्यूल के तहत हम लोग अपनी डाइट भी लेते हैं और उसी शेड्यूल के तहत अपनी ट्रेनिंग भी करते हैं। ठीक है दिलावर, थोड़ी ये एक और इन्फॉर्मेशन भी हमें दीजिएगा क्योंकि यूजुअली जब आप मार्शल आर्टिस्ट से मिलते हैं तो कोई कहता है मैं येलो बेल्ट हूँ, कोई कहता है मैं ब्लू बेल्ट हूँ, कोई रेड, कोई ब्लैक। ये बेल्ट्स की डिफ्रेंशिएशन क्या है और इसमें क्या ये है कि आप वक्त के साथ साथ मज़ीद ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको बेल्ट का कलर चेंज होता है? इसकी लॉजिक ज़रा बताइएगा। अच्छा, इसकी लॉजिक ये है कि बेल्ट्स का एक सिलेबस होता है। जैसे जूडो की मैं आपको मिसाल दूं, वाइट बेल्ट होता है, उसको कुछ थ्रोज सिखाई जाती हैं, कुछ उसके फॉल्स वगैरह होते हैं। तो ग्रेजुअली एक सिलेबस के तौर पे आपको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे अपडेट होता जाता है उसी तरीके से आपकी, जैसे आप कह लें स्कूल में आपकी क्लास बढ़ती जाती है, उस तरह मार्शल आर्ट्स के अंदर आपका बेल्ट बढ़ता जाता है। अच्छा दिलावर, क्या प्लान है आपके आगे के पाकिस्तान की तरफ से खेलना आगे है? अपडेट होता जाता है उसी तरीके से आपकी, जैसे आप कह लें स्कूल में आपकी क्लास बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से ही खेलना है। और अभी मेरा फोकस जो है आगे कुछ इवेंट्स आ रहे हैं एशियन इंडोर गेम्स वगैरह, उनके अंदर पार्टिसिपेशन का है। और उसके अलावा मैं टेक्निकल साइड देख रहा हूँ मिक्स मार्शल आर्ट्स की, MMA की। तो अभी उसका हमारा रिसेंट मैंने अभी डिस्कस किया, हमारा इवेंट है ये नेशनल चैम्पियनशिप MMA की। तो अभी वो टारगेट है तो अभी उस पर फोकस किया हुआ है क्योंकि उसके अंदर MMA के अंदर जो टॉप एथलीट्स आप कह लें जुजित्सु के जो नेशनल चैम्पियंस हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एशियन चैम्पियंस हैं MMA के जिस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इवेंट अभी ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। तो अभी फोकस जो है मेरा उसके ऊपर है, उसको ऑर्गेनाइज करने में। वहाँ पे मैं एज अ टेक्निकल ऑफिशियल पार्टिसिपेट कर रहा हूँ MMA के नेशनल चैम्पियनशिप में। दिलावर, यूजुअली जब हम मार्शल आर्ट्स की बात करते हैं तो ये बड़ी रफ़ एंड टफ़ गेम समझी जाती है और लड़के ही इसमें सामने आ रहे होते हैं। लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट भी इस गेम में ज़रूरी है? क्योंकि सेल्फ़ डिफेंस ऑफ कोर्स सबके लिए अहमियत का हामिल होता है और उनको सीखना भी चाहिए। बिल्कुल ऐसा है, फ़ीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जबकि मैं आपको अपने गेम के बारे में बताऊं, हमारे जो गेम के अंदर फ़ीमेल्स बहुत एक्टिव हैं। जुजित्सु के अंदर सिल्वर मेडलिस्ट हैं एशिया की हमारी जो फ़ीमेल एथलीट्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये जुजित्सु के अंदर। और जितनी फ़ीमेल एथलीट जो मेडल्स लाई हैं इंटरनेशनल, जुजित्सु से ज़्यादा कोई भी फ़ीमेल एथलीट्स पूरे पाकिस्तान में जो यानी कह लें कोई भी फ़ीमेल जो मेडल्स लाई हैं वो जुजित्सु में सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में। किसी और फेडरेशन, किसी और एसोसिएशन के पास इतने फ़ीमेल मेडल्स नहीं हैं जो जितने जुजित्सु के पास हैं। और दूसरे हवाले से ऐसा आपने डिस्कस किया कि फ़ीमेल्स के लिए ज़रूरी है, तो बिल्कुल ज़रूरी है। आजकल के हालात के हिसाब से सेल्फ़ डिफेंस के हवाले से आप कह लें उनके लिए बहुत ज़रूरी है, सेल्फ़ डिफेंस के लिए और फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल आप नोट करें कि डाइट बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल रूटीन बिल्कुल आउट चल रहा होता है, लोगों का शेड्यूल नहीं होता कुछ। तो मार्शल आर्ट्स को ज्वाइन करें, उसके अंदर आपकी मेंटल फिटनेस भी है और साथ साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो आपसे उसकी वजह से फ़िज़िकल फिट भी रहते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम लोगों ने अभी ख़वातीन का जिक्र किया तो पाकिस्तान में एक नाम तो उभर के सामने आता है, वो है अनीता करीम। अनीता करीम ने MMA में बहुत ज़्यादा जो है वो अचीवमेंट हासिल की और दूसरी तरफ हम लोग देखें तो उलूमी करीम भी आते हैं। अच्छा, अब ये क्या सिलसिला होता है कि कौन सा लेवल होता है जो आप डायरेक्शन अपनी इंतखाब करते हैं और जाते हैं UFC की तरफ, वो कौन से फाइटर्स होते हैं? UFC में जो फाइटर्स जाते हैं वो MMA प्रो के फाइटर्स होते हैं। वो अपना पहले रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं MMA की। क्योंकि अभी एक यानी आप कह लें कि स्टेज होता है, आप पहले अमेचर से स्टार्ट करते हैं, अमेचर से आप जब यानी आप प्रोफेशनल हो जाते हैं तो आप प्रो में अपना पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि इसके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आपने जिक्र किया UFC है, वन चैम्पियनशिप है, ब्रेव है, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं इसके अंदर जो MMA प्रो की फ़ाइट्स करवा रही हैं। तो आपको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। जैसे रिकॉर्ड आपका मेंटेन होता है तो फिर आप UFC के अंदर अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं। और जिन एथलीट्स का भी आपने जिक्र किया है, अनीता करीम, उलूमी करीम, ये सब वन चैम्पियनशिप में इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोफेशनली।
तो वन चैम्पियनशिप के बाद यानी अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहता है तो आप यहाँ मर्जी आपके आप यहाँ रहें, अगर आपसे UFC कांटेक्ट करता है तो आप वहाँ भी जाके फ़ाइट कर सकते हैं UFC के अंदर। वंडरफुल, थैंक यू सो मच दिलावर खान सनान, आपके वक्त के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक, आपकी अचीवमेंट्स के लिए आपको बहुत सारी मुबारकबाद, एंड आई होप कि आप बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल बनेंगे और पाकिस्तान में MMA को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही, और आपको पता है कि इसके साथ साथ जिस तरह से पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे ज़खायर भी पाए जाते हैं और पाकिस्तान अपनी खूबसूरती के लिए भी बहुत ही मुनफरिद है और दुनिया में जाना पहचाना जाता है। पाकिस्तान की खेड़वा माइंस जो है वो भी अपनी अहमियत की हामिल हैं और बहुत सारे विजिटर्स भी वहाँ पर आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में एक मुख्तलिफ़ किस्म का नमक जो है वो भी पाया जाता है, जो कि काफ़ी महंगा भी है और आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉमन भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अपने डाइट प्लान्स में भी शामिल कर रहे हैं। पिंक सॉल्ट की बात हो रही है, यानी गुलाबी नमक की बात हो रही है, जिसके पाकिस्तान में बहुत सारे ज़खायर मौजूद हैं और अरबों डॉलर की आमदन भी इससे हासिल की जा सकती है। यस डेफिनेटली। सो इस टॉपिक के एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद होंगे जो हमें आगाह करेंगे कि पाकिस्तान के जो ज़ख़ीरा है नमक का, ये मौशी तौर पर पाकिस्तान को कैसे मुस्तहकम बना सकता है। और ऑलरेडी पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी बड़ी कान खेवड़ा मौजूद है, लेकिन हमें सिर्फ ये पता है कि खेवड़ा के पास नमक है, लेकिन इसके अलावा वर्चा, बहादुर खेल, कालाबाग और इस तरह के बहुत सारे और इलाके हैं जहाँ पर ये पाया जाता है नमक, और टनों के हिसाब से पाकिस्तान में ये ज़ख़ीरा मौजूद है। और ये किन किन इंडस्ट्रीज़ में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसके पोटेंशियल के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अहमद नदीम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर कमिंग। खैरियत से आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अरे बहुत शुक्रिया। अहमद साहब, ये ज़रा हम जिक्र इस तरह शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि पिंक सॉल्ट जो है वो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर मौजूद है इस वक्त? पिंक सॉल्ट आपके सॉल्ट रेंज में जो कि आपकी क्योड़ा माइंस है वहाँ से ऑलमोस्ट अगर आप कोहाट की तरफ जाएं तो बहादुर खेल, और ये पूरी एक 135 माइल्स की या किलोमीटर्स की आपकी सॉल्ट रेंज है। और मेरे ख्याल से आपके पास दुनिया की सबसे ज़्यादा रिज़र्व पिंक सॉल्ट के पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसका रफली तो हम कहते हैं 5-6 बिलियन टन्स, यू नो, मगर मैं आपको ये बताऊं कि ये उससे कहीं ज़्यादा है। और बेसिकली ये अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जो पाकिस्तान को मिली है कि गोल्ड, कॉपर, दूसरी। अच्छा, अब दूसरे पर्सपेक्टिव में ये बताएं कि दुनिया में कितनी कमी है पिंक सॉल्ट की? दुनिया में पिंक सॉल्ट की कमी जो है वो इस वक्त एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है मैच्योर प्रोडक्ट होती जा रही। इसका दुनिया में अगर आप देखें जो थिंक टैंक्स हैं उनके मुताबिक इसकी ग्लोबल मार्केट नियर अबाउट $10 बिलियन की। पाकिस्तान को सिर्फ 70 मिलियन मिल रहा है। और क्योंकि उसका रीज़न है कि इसकी जो पैकिंग है, जो वैल्यू एडिड है, वो दूसरी कंट्रीज़ में हो रही है। यहाँ से रॉ सॉल्ट जा रही है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में लोगों ने पैकेजिंग्स लगाई हुई हैं, वहाँ पर वैल्यू ऐड होती है और वो जो वैल्यू ऐड होती है उनकी इकॉनमीज़ में कंट्रीब्यूट कर रही है, हमारी इकॉनमी में नहीं कर रही, और उसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। अहमद साहब ये बताइएगा कि आम जो नमक होता है और पिंक सॉल्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ताकि व्यूअर्स को ये चीज़ भी क्लियर हो। सबसे जो आम नमक है जो आपका सी सॉल्ट है, यू नो, सी वाटर स्टार्ट कंटेमिनेट होता जा रहा है, उसका जो प्रोसेसिंग प्रोसेस है वो बड़ा एक Yeah, we have seen that video. Yeah, you can see that it's very messy type. You know, pink salt ये एक ऐसा अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में रिज़र्व रखा हुआ है कि इसके ये वाहिद इंग्रेडिएंट है कि आप इसको माइन से निकालें, सही बात है, उसको साफ़ करें और अपने खाने में डालें। यू नो, इसके अंदर डिफरेंस ये है कि इसके अंदर 84 नेचुरल मिनरल्स हैं, मैग्नीज, कैल्शियम, जो कि इंसान की बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इंसानों और जानवरों की। यू नो, स्पेशली जब हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यू नो, आप एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, एंड एनर्जी ड्रिंक्स क्या है, उसके अंदर सॉल्ट है, उसके अंदर मिनरल्स हैं। तो ये आप सॉल्ट अगर अपने पानी में थोड़ा सा डाल दें तो इट कन्वर्ट इनटू एनर्जी ड्रिंक। 84 मिनरल्स यू आर टेकिंग इट, यू नो, विद योर फूड, यू नो, एंड दिस इज़ ये जो आप नॉट ओनली ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, फार्मास्यूटिकल साइड पे आप देख लें, इसके फ़ायदे बेतहाशा हैं। और आई बिलीव सो कि जैसे जैसे इसके ऊपर रिसर्च हो रही है ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ में, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग्स में, यू नो, इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। और आई बिलीव सो इन कमिंग 10 to 15 years it might going to cross more than $20 billion of revenue. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा अहमद साहब, रियल ऑन ग्राउंड सिचुएशन की अगर हम बात करें
तो पाकिस्तान में नमक निकालने का सिलसिला और फिर उसको प्रॉपरली एक इंडस्ट्री की फॉर्म में बनाना और फिर आगे वो जो आप बोल रहे हैं कि पैकेजिंग और वो तमाम तर सूरत हाल वैल्यू एडिड जो है वो दूसरे ममालिक कर रहे हैं, पाकिस्तान में ये सब होने के लिए किस मैकेनिज्म की ज़रूरत है? द थिंग इज़ अवेयरनेस। हम लोग आपका 2 वीक पहले एक मिनरल समिट हुआ, हमारा ग्रुप उसमें आया, काफ़ी लोगों ने अच्छी स्पीचेस की वहाँ पे, काफ़ी डिस्कस हुई पाकिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज में। लेकिन जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा, हमारा ग्रुप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ इन्वेस्टमेंट के ऊपर, विदाउट एनी डाउट वो आर्मी चीफ की जो स्पीच थी, दैट हिट यू ऑन योर चेस्ट, नो डाउट, व्हेन ही सेड वेक अप, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस के आपके पास एक चीज़ पड़ी हुई है और आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज देखें और दुनिया की सिविलाइज कंट्रीज़ देखें, उनको जो बूस्ट मिला इकनॉमिकली वो मिनरल्स के ऊपर ही मिला। कतर है, एक प्रोडक्ट लाइन है उनके पास, LNG, दुनिया की रिचेस्ट कंट्री है। आपके पास पीरियोडिक टेबल के ऊपर जितने भी मिनरल्स हैं वो आपके मुल्क में अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं। आप ये पिंक सॉल्ट देख लें, 84 मिनरल्स हैं। वो 84 मिनरल्स आपको क्या बता रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि वो मिनरल इस हमारी ज़मीन के नीचे पड़े हुए हैं, जिसके अंदर गोल्ड, लिथियम, अब यू नेम इट। बट द थिंग इज़ लाइक, हमें जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस ये हैं कि हमारे पास पॉलिसीज़ अच्छी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। वो आएँ, उन्हें पता होगा, अगर एक इन्वेस्टर बाहर अमेरिका में बैठा हुआ है या दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ है, वो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने आता है, तो जब वो इन्वेस्टमेंट बुक खोलता है तो उसके अंदर कोई चैप्टर तो होने चाहिए पढ़ने के लिए कि मैंने क्या करना है, जो मुझे डायरेक्शन दे रहा है। अगर वो चैप्टर ही बुक ही ब्लैंक है और वो एक ओपन डोर है, और अगर वो उस डोर ओपन है तो मैं हाथ विंड आगे पीछे करता रहूँगा अपने हाथ को, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप डोर को बिल्ड नहीं करेंगे। मैं उसको नॉक करूँगा तो आपको आवाज़ आई कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ काम करने के लिए। सो हमें उससे बहुत मोटिवेशन मिली। हमने PMD के साथ ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट कंसीव किया हुआ था और हम उसके ऊपर काम कर रहे थे, एंड we was very much committed, in a way to bring the most latest technology in the world पाकिस्तान के लिए। और हमने कमिट किया है और हम टोटली फोकस हैं with the government to put $200 million in a project, for the salt industry, creating a flagship project, a global project with the value-added product lines, with government of Pakistan, hitting more than 120 countries globally, and creating a revenue, जिसके ऊपर हमें IMF के पास जाके 1 बिलियन या 2 बिलियन के लिए रोना ना पड़े। We can create that money to bring and contribute into our own economy. Okay, wow. साहब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इस सिस्टम को इस तरह से मॉडिफाई होना चाहिए और ये इस प्रॉपर तरीके से जो है वो चलना चाहिए, अगर वो हो जाता है तो पाकिस्तान जो है माशी तौर पर कितना मुस्तहकम हो जाएगा? बेटा, पाकिस्तान में जो माशी तौर पे आप बात कर रही हैं, द फ्यूचर इज़ यू गाइस, द डायरेक्शंस यू हैव टू टेक, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपने बॉक्स से बाहर सोचना है। डेस्टिनेशन का सबको पता होता है। मुझे इस डेस्टिनेशन का पता है कि वो कमरे से मैं एंटर हुआ यहाँ पर आपकी तरफ, ये पाथ का भी मुझे पता चल गया, लेकिन पाथ के ऊपर चलना, उसकी पोजीशनिंग करना, उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए आपको एजुकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए होता है। पाकिस्तान में हर चीज़ है। बड़े लोग आके ये कह के चले जाते हैं, रियलिटी में अल्लाह ताला ने दुनिया एक दफ़ा ही बनाई है, ये सोलर सिस्टम एक दफ़ा बनाया। कहीं दुनिया में कहीं कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने छोड़ दी हुई हैं, वो दोबारा नहीं बनेंगी। वी आर वेरी लकी वी हैव दैट। और हमें अगर अपनी इकोनॉमिकल चीज़ों को बूस्ट करना है तो आई एम प्रीटी श्योर, आई एम वेरी पॉजिटिव, क्योंकि 1% पॉजिटिविटी आपकी 99% नेगेटिविटी से बेहतर होती है। और रियलिटी ये है कि दिस कंट्री शुड बी मे बी वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंशाल्लाह, जो कुछ हमारे पास है। अच्छा अहमद साहब, ये SMEs और फिर उनके लिए स्मॉल मीडियम का कितना रोल हो सकता है इस इंडस्ट्री में? देखें, स्मॉल मीडियम की जहाँ तक आप बात करें, जब तक आपने उनको इनिशिएटिव्स देने हैं, उनको कंफर्ट जोन में लेके आना, एंड वो उसी वक्त होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप एक पॉलिसीज़ को डिफाइन कर लेंगे, जब आप बताएंगे कि अल्टीमेटली व्हाट इज़ गोइंग टू बी डन, in a way someone want to do this business. Yes. पहले एग्जांपल सेट करने के लिए एग्जांपल सेट करेंगे। दूसरी चीज़ जो आपकी रॉ सॉल्ट जा रही है,
दुनिया में जहाँ पैक हो के बिक रही है। आपको पता है कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान को बताना कि जो सॉल्ट आपकी $40-50 पर टन में निकलती है और दूसरा कोई मुल्क लेके जा रहा है, उसकी एंड शेल्फ वैल्यू क्या है? उसकी एंड शेल्फ वैल्यू $8,000 है। एंड देयर इज़ नो ट्रेसेबिलिटी। जहाँ पर हम लोग आते हैं, जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी डूइंग अ प्रोजेक्ट जहाँ पर हम ट्रेसेबिलिटी को फ्रॉम माइन ethically to take to the shelf and to the mother who is giving that salt in the food to his kid, or her kid, so she know what happened, what the ethical codes are all the way. So मतलब आप exports की तरफ जो है, we are definitely going to manufacture and we are going to hit together, to the global markets. We already in the global markets, in the mining industry में, और हमारा बिल्कुल विजन बिल्कुल क्लियर है। हमने इस प्रोजेक्ट को बड़ा अच्छा कंसीव कर लिया हुआ है, और जब आप किसी चीज़ को बेटा कंसीव कर लेते हैं तो उसको अचीव करना कोई मुश्किल नहीं होता। श्योर। अच्छा, कितनी दीगर इंडस्ट्रीज हैं जो इस एक नमक के साथ जुड़ी हुई हैं, जिस तरह सोप की एंड एनर्जी ड्रिंक का आपने मेंशन किया? आप इसकी वेरिएशंस देखें, इसकी एज अ इंग्रेडिएंट सॉल्ट, थाउजेंड एंड 100,000 रेसिपी में जब तक फूड रेसिपी में आप सॉल्ट नहीं डालेंगे टेस्ट डेवलप नहीं होगा। इनकम्प्लीट। ठीक है जी। सो दैट इज़ अ की ऑफ दैट। आप इसको जब ब्रॉड स्पैन के अंदर देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर, आप फूड ग्रेड सॉल्ट देखते हैं, आप फार्मास्यूटिकल साइड पे चले जाएं, आप डेयरी साइड में चले जाएं, आप स्पा में चले जाएं, एंड देन आप डी-आइसिंग में चले जाएं। यस, डी-आइसिंग में, राइट। एग्जैक्टली। सो दैट इज बेसिकली व्हेन यू आर टॉकिंग इन अ वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस, और दूसरी चीज़, जबकि एक इंग्रेडिएंट सिर्फ हमारे मुल्क में है, कौन सी रॉकेट साइंस है, या हमारे डीएनए में ऐसा कुछ है कि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं और हम उसका एडवांटेज नहीं ले रहे? व्हाई इट इज सो? Why? And that is, you have to think out of the box, that okay, this is an economical war in the world. Exactly. आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, आप स्ट्रांग है, then you can talk with other countries eye to eye, and that is what the reality is. Agree. To become a Pakistani, मैं तो काफ़ी अर्सा पहले चले गया पाकिस्तान, I'm a common Pakistani, but we developed, we studied, और उस माशरे में रहे जहाँ पर एक चीज़ को बिल्कुल सोचा कि यार यहाँ पर रहने का फ़ायदा उस वक्त है जब इन लोगों के साथ आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल मूव अवे। सही बात है। सो द जब आप इंडस्ट्री को देखते हैं, जब आप अपनी एक, अल्लाह ताला ने आपको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के रिजर्व दिए हुए हैं, जो जैसे मैच्योर होती जाएगी वेरिएशन इंडस्ट्रीज़ में, ये रॉ सॉल्ट, ये जो हिमलन सॉल्ट है, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट ऑन फाइनेंशियल what you can strength to the country. And this should be actually, this pink salt should not be sold in the world, unless it's not written made in Pakistan and product of Pakistan. Exactly. It is basically a shame to us, then we are looking that product is sold by made in India, made in Israel, made in this, made in that, and that is very wrong. सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रिसोर्स हमारे पास मौजूद है, क्या रिसोर्स को प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश करने के लिए हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस कर सकते हैं? डेफिनेटली, you have to bring the investors in, you have to bring more people in, you have to boost your private sector here, the people who know the knowledge, जिन लोगों को नॉलेज है इस प्रोडक्ट का, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उनको किस तरह अपग्रेड करना है, वो प्राइवेट सेक्टर जो लाखों लोग इससे एंगेज्ड हैं, उनकी ज़िंदगी को कैसा अच्छा करना है। जब हम लोग अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम इसके साथ एक और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, वो हर कोई कहता है, लेकिन द थिंग इज़ व्हाट वी आर डूइंग कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हम जो माइनिंग सेक्टर है उसको एडवांस माइनिंग सेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए वी आर एंगेजिंग अमेरिकन स्कूल बाय द नेम ऑफ गेटवे टेक्निकल कॉलेज, 2-year डिप्लोमा डिग्रीज जो माइनिंग के ऊपर वो यहाँ पर लिंक्ड होगा। वी आर क्रिएटिंग कि जहाँ पर HR जाए, जो आपकी मैन पावर है, वो वहाँ पर जाए तो वो ट्रेनिंग ले, जब निकले तो वो स्किल्ड लेबर हो। अगर वो दूसरी मुल्कों में भी जाती है तो प्रोडक्टिविटी करे और रेवेन्यू आपको जनरेट करते हैं। टोटली एग्री। आप जो माइनिंग का बिज़नेस कर रहे हैं, ये माइनिंग का बिज़नेस हम लोग देखें, ये इस तरह के बहुत सारे, सिर्फ नमक नहीं और पिंक सॉल्ट की हम लोग ख़ास आज बात करें, लेकिन इसके अलावा जो बाकी सॉल्ट के हमारे पास ज़रिए मौजूद हैं, जो तरीक़ाकार है। अच्छा, कोल में भी माइनिंग चल रही है, लेकिन सर ये माइनिंग का प्रोसेस सुनते साथ ही ना एक एंटरप्रेन्योर नहीं आगे बढ़ सकता, उसको ये लगता है कि ये मल्टी मिलियनेयर किसी कंपनी का ही बिजनेस है। तो क्या इसमें ये छोटा बिजनेसमैन भी आ सकता है इस मार्केट? डेफिनेटली आ सकता है। लाइक टू व्हाट इट्स वेरी फेमस सेइंग
to go for thousand miles, you know, you take first step. Yes. दुनिया में आज तक जो भी लोग बिलियनर्स हुए या बड़े उन्होंने क्रेडिबिलिटीज़ और बड़े उन्होंने अपने बेंचमार्क्स अचीव किए वो छोटे लोग थे। सही बात है। और उन्होंने स्टेप्स लिए और वो अपनी एक प्लान के तहत एक मोटिवेशन के तहत उन्होंने एक्शंस लिए। एंड देन यू शुड बी, छोटे बिजनेसमैन को मैं एक ज़रूर बात कहूँगा, बी वेरी पॉजिटिव एंड बी अ हैसलर। हैसलर मीन कि अल्लाह ताला भी ये कहता है, हमारे प्रॉफिट ने कहा है कि जो इंसान मेहनत करता है वो अल्लाह का दोस्त है। बेशक बेशक। जो मेहनत नहीं करता वो अल्लाह का दुश्मन है। बेशक। अपनी फैमिली का दुश्मन नहीं, अपने बहुत खुदा का खूब। भी दुश्मन है। बहुत खूब। सो द कंपैरेटिवली छोटे बिजनेसमैन को जितनी इनिशिएटिव दिया जाए, क्योंकि स्मॉल बिजनेस आपकी की बैकबोन है। Exactly. आपकी कंट्री की इकोनॉमी। एग्जैक्टली। वेल अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। बहुत मोटिवेशन थी आपकी बातों में, आपके अंदाज में। आई होप कि सबको मोटिवेशन जो है वो रिफ्लेक्ट की होगी और ये पहला कदम है माइनिंग की तरफ। और जिस तरीके से उन्होंने मेंशन किया मिनरल सॉल्ट समिट मिनरल समिट जो थी पाकिस्तान में, तो बहुत सारे मिनरल्स में से एक हमारे पास जैसे उभर के सामने आता है पिंक सॉल्ट, और डेफिनेटली काफ़ी अरसे से इस पर काम चल रहा था, लेकिन इसको प्रॉपर्ली स्ट्रीमलाइन अप करने का वक्त आ गया। मुझे रोशन कुछ पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी कल। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।